आज फटाफट कंप्लीट कर देंगे टॉपिक को। मैं कुछ सर्टेन एमसीक्यू सॉल्व करा दूंगा, टॉपिक वाइंड अप, टॉपिक खत्म हो जाएगा। आपको आंसर करना है। मुझे बताओ फटाफट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक और नाम है रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। क्या नाम है उसका? रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न किस पे डिपेंड करता है? उस पोर्टफोलियो में छुपे हुए शेयर्स और स्टॉक के रिस्क और रिटर्न पे डिपेंड करता है। वो शेयर्स और स्टॉक के कोरिलेशन पे डिपेंड करता है। अगर एक पोर्टफोलियो में दो कंपनी के शेयर्स हैं और दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं तो ये कौन सा कोरिलेशन है? आंसर करोगे पॉजिटिव कोरिलेशन। दोनों एक साथ नीचे जा रहे हैं तो ये कौन सा कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, तो ये कौन सा कोरिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशन। बच्चों मुझे बताओ, कल के रिवीजन का फायदा हुआ था? ये रिवीजन का बेनिफिट मिल रहा है आपको? डू यू रियली थिंक दिस रिवीजन इज हेल्पफुल? ये हेल्पफुल होता है क्या? अथर्व बोल रहा है यस, साक्षी बोल रही है बहुत ज्यादा, नेहा बोल रही है यस, सुमया यस, गैलेक्सी यस। चलो फैंटास्टिक। ओके बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। कल हमने डिस्कशन किया था कि एक स्टॉक का शेयर्स और एक स्टॉक का रिस्क और रिटर्न किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम रिस्क को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट करते हैं। कल मैंने ना यहाँ पे आपको कुछ बताया नहीं था, लेकिन मैंने कुछ लिखा था। अच्छा मुझे बताओ, कोरिलेशन की रेंज क्या होती है? कोरिलेशन की रेंज इज बिटवीन +1 एंड -1। पोर्टफोलियो का मतलब होता है बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ डेविएशन फ्रॉम मीन एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये जो लिखा है सब समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये एमसीक्यूज में आ सकता है सब कुछ। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ टोटल रिस्क। ये ध्यान रखना, कहीं पे मार्जिन में लिख दो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ टोटल रिस्क। is a measure of total risk, and total risk is equal to systematic risk plus unsystematic risk. Total risk is equal to, हाँ मैं anyway कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ बेटा, जो लिख रहा हूँ वही लिख लो। प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क। ये याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आएगा बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आएगा। मुझे बताओ, टोटल रिस्क को किससे डिनोट करते हैं? स्टैंडर्ड डिवीजन से डिनोट करते हैं। एंड टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क। I hope you get my point clear. Covariance is a measurement of the joint movement between two variables. कल कुछ याद आ रहा है? कल सिखाया था मैंने co-deviation. The link between variability of returns in two independent securities is called covariance. क्या कहते हैं उसे? covariance कहते हैं। पॉजिटिव कोवेरियंस का मतलब क्या होता है? इट इंडिकेट्स दैट रिटर्न ऑन टू स्टॉक्स टेंड टू मूव टुगेदर। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है उसका मतलब ये होता है कि दो स्टॉक का रिटर्न एक साथ आगे बढ़ेगा, एक साथ नीचे जाएगा। इफ रिटर्न ऑन स्टॉक X इज अबव पार, देन रिटर्न ऑन स्टॉक Y इज लाइकली टू बी अबव पार। ये समझ में आया क्या? अगर रिटर्न ऑन स्टॉक X ज्यादा है, पार मतलब जितना खरीदा, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने ये मार्कर को 10 रुपए में खरीदा, करेक्ट है? अगर मैं उसको 10 रुपए में बेचता हूं तो इसको कहते हैं आई सोल्ड माई मार्कर एट पार। क्या मैं कह सकता हूं? एट पार, जितने में खरीदा। तो ऑन स्टॉक वाइज इज लाइकली टू अबव पार। नेगेटिव कोवेरियंस का मतलब क्या होता है? इट इंडिकेट्स दैट रिटर्न ऑन टू स्टॉक्स बेयर अ टेंडेंसी टू ऑफसेट ईच अदर। इसका मतलब अगर X ऊपर जाता है तो Y क्या होता है? नीचे जाता है। उसे कौन सा कोवेरियंस कहते हैं? नेगेटिव कोवेरियंस कहते हैं। अच्छा बताओ, कोवेरियंस होता क्या है? कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है? CO कोवेरियंस ऑफ X, Y। फॉर्मूला क्या है? मैं बोल रहा हूं, अगर सही है तो हाँ बोलना, गलत है तो ना बोलना। कोवेरियंस ऑफ X, Y, उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ X माइनस X बार Y माइनस Y बार डिवाइडेड बाय N। रिपीट कर रहा हूं, कोवेरियंस of X, Y is nothing but summation of X minus X bar
into y minus y bar divided by n. क्या ये करेक्ट है? ओके, करेक्ट है। तो ये उसी की बात कर रहे थे, ये कोवेरियंस की बात कर रहे थे। कोवेरियंस ये मैं इतना जो लिखा है ना उसका मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आपको थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट के लिए काम में आ जाएगा। कोवेरियंस इज अ मेजरमेंट ऑफ जॉइंट मूवमेंट बिटवीन टू वेरिएबल्स। पॉजिटिव कोवेरियंस क्या होता है, नेगेटिव कोवेरियंस क्या होता है, जीरो कोवेरियंस क्या होता है? इट इंडिकेट्स दैट देयर इज नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द मूवमेंट्स इन रिटर्न्स ऑफ टू स्टॉक। मतलब पॉजिटिव है तो दोनों एक साथ, नेगेटिव है तो एक ऊपर एक नीचे, और जीरो वेरिएंस मतलब कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि दोनों के बीच में कोई मूवमेंट है, दोनों के बीच में कोई मूवमेंट है। ओके, मुझे बताओ स्टैंडर्ड नहीं क्या हम एक स्टॉक का रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पास्ट डेटा? जब भी पास्ट डेटा होगा तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय एन करेंगे। तो ये आपको दिया है, इसे रिटर्न कहते हैं। उसको एक्स से डिनोट कर सकते हो, किससे डिनोट कर सकते हो? एक्स से डिनोट कर सकते हो। तो मुझे बताओ ईयर 1 2 3 4 रिटर्न क्या है? 10%, 20%, 15%, 15%। इससे क्या फाइंड कर सकते हैं हम? एक्स बार फाइंड कर सकते हैं। एक्स बार को मीन कहते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न कहते हैं, एवरेज रिटर्न कहते हैं। तो मुझे बताओ समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 4, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 4, तो 60% डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 15% होता है। तो क्या इसे हम एक्स बार के नाम से बुलाते हैं? क्या ये एवरेज है? ये क्या बेटा आपका एवरेज है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होता है? एक्स माइनस एक्स बार। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन का भी हमें एवरेज चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं? एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? वेरिएंस कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? या तो स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर कहते हैं। लेकिन क्या हमें स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर चाहिए, वेरिएंस चाहिए, कि स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए? स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बन जाता है? स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट इज अच्छा पहले मुझे बताओ, अगर स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर फाइंड करना है, स्टैंडर्ड स्क्वायर फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? n कर दोगे। लेकिन इससे क्या मिलेगा हमें? स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर मिलेगा, वेरिएंस मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए क्या? स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए। तो क्या हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं क्या? तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा। नाउ फाइंड एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ अ सिंगल स्टॉक विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर डेटा। और फ्यूचर डेटा को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। याद रखना, जब भी पास्ट डेटा दिया होगा तो डिवाइड बाय एन करेंगे, फ्यूचर डेटा दिया होगा तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? पी करेंगे। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? पी करेंगे। जैसे यहाँ पे हाँ, जैसे समेशन ऑफ पी एक्स क्या बन जाता है? समेशन ऑफ पी एक्स क्या बन जाता है? आपका एक्स बार बन जाता है। एक्स माइनस एक्स बार करोगे, उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर करोगे, उससे क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर मिलेगा। और उसको ही किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसका समेशन कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर मिल जाएगा, या तो उसी वेरिएंस कहते हैं। और उसी का स्क्वायर रूट ले लोगे। क्या ले लोगे? उसी का स्क्वायर रूट ले लोगे, तो क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ अ स्टॉक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ अ स्टॉक मिल जाएगा। कल मैंने लॉजिक भी क्लियर किया था। फिर मीनिंग ऑफ कोरिलेशन बताया था। क्या बताया था? वही अभी मैंने जो डिस्कशन किया ना, कोवेरिएशन ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब ज्वाइंट डिवीजन ऑफ स्टॉक एक्स एंड ज्वाइंट डिवीजन ऑफ स्टॉक वाई। या करेक्ट है कोमल अग्रवाल? प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। कोवेरिएशन ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये समझ में आया होगा आपको। मैंने जो भी डिस्कशन किया था उसका फॉर्मूला क्या है? कोवेरिएशन मतलब जॉइंट मूवमेंट ऑफ स्टॉक एक्स एंड स्टॉक वाई। स्टॉक एक्स और स्टॉक वाई की जॉइंट मूवमेंट किस तरह से फाइंड करते हैं? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन। डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका? एन होता है। उसके बाद हम इससे फाइंड किया था हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या फाइंड किया था हमने? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, which is nothing but covariance of x comma y divided by standard deviation of x into standard deviation of y. I hope you get my point clear। यहाँ पे मैंने कल आपको ये बताया था कि दो स्टॉक, हाँ ये सारी बातें कल हमने देखी थी। आपने, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे बेटा। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन में कि स्टॉक ए बेटर है कि स्टॉक बी बेटर है। बेटा हम नहीं कह सकते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो रिटर्न वाइज स्टॉक ए बेटर है और रिस्क वाइज स्टॉक बी बेटर है। लेकिन ए और बी में डिसाइड करने के लिए क्या हम एक परसेंटेज फाइंड करते हैं क्या? और उसी परसेंटेज को हम किससे नाम से बुलाते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के नाम से बुलाते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। क्या इससे हम एक परसेंटेज मिलता है क्या? और उसी परसेंटेज को हम क्या कहते हैं? रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न। क्या कहते हैं? रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ उसे कहते हैं रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है? रिस्क है। ये क्या है? मीन क्या है? रिटर्न है। तो रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न। तो और जब भी एज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क अगर हम कोई चीज फाइंड करते हैं,
कोई दो बातों में अगर हमें डिसाइड करना होता है तो रिस्क के रेफरेंस में जब हम सोचते हैं तो उसको सिलेक्ट करते हैं जिसमें रिस्क कम होता है। क्या होता है जिसमें रिस्क कम होता है? तो आई होप ये बातें भी आपको समझ में आई होगी। उसके बाद हमने ये देखा था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, वेट्स ऑफ रिलायंस इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ रिलायंस, इसी को ही हम कहते हैं एवरेज रिटर्न या तो मीन कहते हैं, प्लस वेट्स ऑफ इन्फोसिस इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्फोसिस। अगर ये आप करोगे, मैंने कॉमन सेंस भी कल बताई थी, दिस इज नथिंग बट जो आप बैक का कैलकुलेशन करते थे वही है आपका। और वेट्स का मतलब आपको समझ में आया होगा। अगर मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है स्टॉक एक्सचेंज में, मार्केट में, तो उसमें से 60,000 रुपीज मैंने किस में इन्वेस्ट किया है? रिलायंस के स्टॉक में। 40,000 रुपीज मैंने कहां पे इन्वेस्ट किया? इन्फोसिस के स्टॉक में। तो मुझे बताओ रिलायंस का वेट्स कितना बन गया? 60%। इन्फोसिस का वेट्स कितना बन गया? 40%। आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मैंने कल आपको ये भी सिखाया था कि अगर पोर्टफोलियो का रिस्क फाइंड करना है, बेटा ऑब्जेक्टिव तो यही है ना, हमें यही फाइंड करना है कि एक पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न क्या होगा। एक पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न क्या होगा? अगर हमें कोई पोर्टफोलियो का रिस्क और नहीं, पोर्टफोलियो का रिस्क फाइंड करना है और रिस्क को हम डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो बताओ कैसे करेंगे? अगर दो स्टॉक दिया है तो उसका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? वेट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वेट्स ऑफ वाई स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 इनटू वेट्स ऑफ एक्स इनटू वेट्स ऑफ वाई इनटू कोवेरिएशन ऑफ एक्स कॉमा वाई। इंस्टेड ऑफ कोवेरिएशन ऑफ x, y, क्या हम r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y लिख सकते हैं क्या? कल मैंने जस्टिफाई भी किया था। उसी तरह से अगर 3 स्टॉक दिए होंगे तो उसका भी रिस्क का फॉर्मूला आप ड्राफ्ट कर सकते हो करके। मैंने कल ये भी बताया था कि पास्ट डेटा को एक्सपोज्ड कहते हैं और फ्यूचर डेटा को क्या कहते हैं? एक्जेंटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एक्जेंटी कहते हैं। और कल मैं बात कर रहा था, मैंने यही कहा था कि जब हम सिंगल स्टॉक, मगर मान के चलो कि मेरे पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक है, मान के चलो मेरे पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक है, तो ये जो एक स्टॉक का रिस्क रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 स्टॉक का रिस्क रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उनके ही रिस्क और रिटर्न को लेके हम एक पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो थियरी को हम कहते हैं मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी। क्या कहते हैं उसे? मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी कहते हैं। एंड मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी इज गिवन बाय हैरी मार्कोविट्ज। किसने दिया था? हैरी मार्कोविट्ज ने दिया था। और मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी ने एक ग्राफ भी बनाया था। मैंने कहा था जितने भी रेड डॉट्स है ये एन नंबर ऑफ हैरी मार्कोविट्ज नहीं, HARRY मार्कोविट्ज, MARKOWITZ, हैरी मार्कोविट्ज। मैंने कल ये ग्राफ में कुछ बातें समझाने की कोशिश की थी। ग्राफ में आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। वाई एक्सिस पे क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न है। क्या है? वाई एक्सिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न है। और रिस्क रिटर्न गो हैंड टू हैंड। कोई भी रैशनल इन्वेस्टर loves रिटर्न बट हेट्स रिस्क। वो ऑलवेज क्या एक्सपेक्ट करता है कि मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न मिले विदाउट रिस्क, लेकिन विदाउट रिस्क जीरो रिस्क, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाती है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं पे रिस्क तो जुड़ा ही होगा। इसीलिए एफिशिएंट फ्रंटियर ग्राफ ने क्या कहा था कि जितने भी रेड डॉट्स हैं वो सब क्या है? इनफाइनाइट एन नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज हैं। लेकिन वो पोर्टफोलियोज एफिशिएंट पोर्टफोलियो हैं जो कहां पे फॉल करते हैं? ये कर्व पे, ये एफिशिएंट फ्रंटियर कर्व पे फॉल करते हैं। वो सब कौन से पोर्टफोलियोज हैं? एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं। एफिशिएंट तो है लेकिन ऑप्टिमम नहीं है। कौन सा पोर्टफोलियो ऑप्टिमम होगा? अब मुझे बताओ कौन सा पोर्टफोलियो ऑप्टिमम होगा? वो तो हर इन्वेस्टर की रिस्क लेने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, उसके रिस्क टॉलरेंस पे डिपेंड करता है, उसके रिस्क टॉलरेंस लेवल पे डिपेंड करता है। अगर कोई एक इन्वेस्टर यहाँ पे खड़ा है तो वो बोलता है मुझे ऊपर जाना ही नहीं है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो रिटर्न तो इंक्रीज होगा। रिटर्न देखो ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे रिटर्न तो इंक्रीज होगा, लेकिन क्या साथ में रिस्क भी इंक्रीज होगा? वो ज्यादा रिस्क अवर्स है। रिस्क अवर्स है मतलब फट्टू है, तो वो तो बॉटम में रहना चाहेगा। कहां पे रहना चाहेगा? बॉटम में रहना चाहेगा। जिसको थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना है, रिटर्न ज्यादा चाहिए, थोड़ा रिस्क ज्यादा लेगा तो ऊपर जाएगा। जिसको और रिटर्न ज्यादा चाहिए तो रिस्क ज्यादा होगा, जिसको और ऊपर ज्यादा चाहिए तो ऊपर। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी डॉट्स इस फ्रंटियर कर्व पे आते हैं उससे हम एफिशिएंट पोर्टफोलियो कहते हैं, लेकिन ऑप्टिमम नहीं कहते हैं। ऑप्टिमम की डेफिनेशन सब्जेक्टिव होती है। ऑप्टिमम हर इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए ये ऑप्टिमम, किसी के लिए ऑप्टिमम, इसीलिए ये ऑप्टिमम द बेस्ट। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो किसी के लिए ये ऑप्टिमम। तो ये सारी बातें यहाँ पे मैंने बताई थी आपको। उसके बाद मैं बात करने जा रहा था कैपिटल मार्केट थियरी पे, लेकिन जो मैं आगे बोलूं उसके पहले मुझे बताओ फटाफट, कल वाली सारी बातें रिकलेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, डाउट पूछोगे।
सिर्फ कोमल को ही समझ में आया है, सिर्फ जसमीत को ही समझ में आया है, सिर्फ साक्षी को ही समझ में आया है, फिर अथर्व को समझ में आया, फिर सुप्रिया को समझ में आया। कल तो बच्चे 20 दिख रहे थे, आज 11 ही दिख रहे हैं। गैलेक्सी J7 को भी समझ में आया है, मयूरेश को भी समझ में आया है। धीरे धीरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बच्चे कम क्यों हो जाते हैं? इतनी क्या दुश्मनी है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेके, ये समझ में नहीं आता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेके दुश्मनी क्या है बाबा? पहले 22 बच्चे आए, फिर 20 बच्चे आए, अभी 10 आए, मुझे लग रहा है कल 5 आएंगे, उसके बाद सिर्फ 2 होंगे, मैं और एक ही स्टूडेंट पढ़ता होगा। ऐसा होगा क्या? सब बोल रहे हाँ सर ऐसा ही होगा, कुछ नहीं बोल रहे बच्चे। चलो, कैपिटल मार्केट थियरी ने हमें कैपिटल मार्केट लाइन दिया था, मुझे लग रहा है कि काम करते हैं। पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग इस पे जाते हैं। कल मैंने बताया था कि CAPM मॉडल, क्या किससे बात की थी मैंने आपके साथ? CAPM मॉडल पे बात की थी। मैं तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या कहता है कि नहीं समझो पहले मेरी बात। एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है और एक मार्केट का इन्वेस्टमेंट होता है। मुझे बताओ, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कम है। सर यहाँ के DG सबसे की SSC की रिकॉर्डिंग नहीं हो ही रही, सब आएंगे। ये हाँ, यहाँ के DG SBSE की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, सब आएंगे। मतलब समझा नहीं, अभी कोई लेक्चर था क्या अबड़ सर का? ठीक है दिवांशी, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। एनीवे, मुझे तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग, ओके ओके दीपांशी, आई गॉट इट नाउ, आई गॉट इट सर। अच्छा कह दीजिए कि अब से, अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 गॉट इट। हाँ, अब से रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो सब लोग आएंगे क्या? ओके दीपांशी, गॉट इट, आइडिया अच्छी है, बैड, नॉट बैड नॉट बैड। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है सर, प्लीज रिकॉर्ड। क्यों संजना? दीपांशी ने अच्छी आइडिया दी, रिकॉर्डिंग मत करो सर, देखो सब आएंगे। अच्छा, मेरी हिंदी थोड़ी हिली हुई है दीपांशी, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ हाँ सही है, शेर नहीं, कुछ भी मत बोल। इट इज डिफिकल्ट फॉर समन सम स्टूडेंट टू अटेंड। संजना, लेकिन सम क्या, यहाँ पे तो कोई नहीं आता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम 2-3 जन बैठ के पढ़ते हैं, उसमें कोमल 2 कोमल होती हैं और एक कौन होता है, गैलेक्सी J7 होता है, बस हम 3 जन मिलके पढ़ते हैं बस। चलो ठीक है, मजाक कर रहे हैं हम लोग। हाँ, नथिंग टू वरीड अबाउट, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड, डोंट वरी। दीपांशी का सुझाव अच्छा था, लेकिन हम फिर भी रिकॉर्ड करेंगे। एनीवे, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की जब हम बात करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है RF प्लस बीटा, RF प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट माइनस RF। RF को क्या कहते हैं? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। बीटा को क्या कहते हैं? बीटाई कहते हैं। बीटा को क्या कहते हैं? बीटाई कहते हैं। हाँ, लेकिन बीटा है क्या? सिस्टमेटिक रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सिस्टमेटिक रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। बीटा इज नथिंग बट सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विद रेफरेंस टू मार्केट। एंड RM मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन मार्केट, मार्केट का रिटर्न है। एंड RM माइनस RF क्या होता है? कोमल, गलत 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 गलत, मार्केट प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम। RM का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन मार्केट होता है। और RM माइनस RF का मतलब क्या होता है? 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 दीपांशी, रिस्क प्रीमियम होता है। क्या होता है? रिस्क नहीं होता है, रिस्क प्रीमियम होता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। RM माइनस RF का मतलब होता है रिस्क प्रीमियम। सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, कल मैंने यही कहा था, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल 2 बात पे फोकस करता है। कौन सी 2 बात पे फोकस करता है? नंबर 1, वो कहता है कि मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की है, तो उसने CAPM मॉडल ने रिस्क को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो सिस्टमेटिक रिस्क, दूसरा कौन सा रिस्क है? अनसिस्टमेटिक रिस्क।
अनसिस्टमेटिक रिस्क एक दूसरे के साथ कट जाता है। अगर मेरे पोर्टफोलियो में 25 डिफरेंट कंपनी के शेयर्स हैं, रिपीट कर रहा हूं, मेरे पोर्टफोलियो में 25 कंपनी के शेयर्स हैं, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनी के शेयर्स नीचे जा रहे हैं, फिर भी कुछ कंपनी के शेयर्स नीचे जा रहे हैं। क्यों नीचे जा रहे हैं? क्योंकि उनके इंटरनल रीजंस की वजह से नीचे जा रहे हैं। उस कंपनी में स्ट्राइक होगी, उस कंपनी का मैनेजमेंट, उस कंपनी का सीईओ उसको छोड़ के चला गया, उस कंपनी का सीएफओ उसको छोड़ के चला गया, उस कंपनी के एम्प्लॉयज विसल ब्लोअर कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस, ऐसे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से कुछ कंपनी के शेयर्स क्या हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। लेकिन कुछ कंपनी के परफॉर्मेंस की वजह से क्या शेयर्स ऊपर जा रहे हैं क्या? तो क्या ये एक दूसरे को काटते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं क्या? तो इसे अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। और सीएपीएम मॉडल का मानना यह है कि हमें अनसिस्टमेटिक रिस्क से कोई लेना देना नहीं है और उसकी टेंशन भी नहीं होती है, क्योंकि अनसिस्टमेटिक रिस्क इंटरनल रीजन की वजह से होता है और वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। हमें जो टेंशन है वो सिस्टमेटिक रिस्क की टेंशन है, क्योंकि सिस्टमेटिक रिस्क एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आता है। इकोनॉमी में कोई चेंज होता है। अगर भारत सरकार ने जब जीएसटी लॉन्च किया था तो उसकी इंपैक्ट सब पे आई थी, पूरे मार्केट पे आई थी। जीडीपी अगर ऊपर जाता है तो उसकी इंपैक्ट सब पे आती है, पूरे इकोनॉमी पे आती है। तो जो इकोनॉमी पे इंपैक्ट आती है उसे सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क इज रिप्रेजेंट बाय बीटा। इसीलिए हम कहते हैं मार्केट का बीटा ऑलवेज क्या होता है, 1। बीटा भी एक रिस्क है बेटा, बीटा भी क्या है, एक रिस्क है। बीटा भी एक रिस्क है, लेकिन कौन सा रिस्क है, सिस्टमेटिक रिस्क है, इकोनॉमी एज अ होल का रिस्क है। हम मानते हैं कि मार्केट का बीटा 1 है, मार्केट का बीटा 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। सेंसिटिविटी ऑफ बीटा का मतलब है सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। रिलायंस का बीटा 2 है, उसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अगर 1 से ऊपर गया तो रिलायंस कितने से, 2 से। सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक, रिलायंस स्टॉक है और मार्केट का बीटा क्या है, 1 है, मार्केट का बीटा 1, तो रिलायंस 2 से ऊपर, मार्केट अगर 1 से नीचे, रिलायंस 2 से नीचे। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। अब ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए उस पर। तो मैंने ये सारी बातें कल बताई थी आपको यहाँ पे। ये मुझे बताओ, जिस कंपनी का बीटा 1 से ज्यादा है उसे कौन सा स्टॉक कहते हैं, अग्रेसिव स्टॉक कहते हैं। जिस कंपनी का बीटा 1 से कम है उसे कौन सा स्टॉक कहते हैं, डिफेंसिव स्टॉक कहते हैं। कौन सा स्टॉक कहते हैं उसे, डिफेंसिव स्टॉक कहते हैं। ये कल मैंने डिस्कशन किया था आपके साथ। आज मैं एक इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर है ना सिक्योरिटी मार्केट लाइन ये सब पे आ जाता हूँ। एक 2 मिनट का डिस्कशन है सिक्योरिटी मार्केट लाइन का। मुझे एक और बात बतानी है, कैलकुलेशन ऑफ बीटा। बीटा किस तरह से कैलकुलेट होता है, बीटा किस तरह से कैलकुलेट होता है। सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, मुझे बताओ। मैंने वही कहा, बीटा का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। मुझे बताओ, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो क्या वो कंपनी का शेयर्स भी ऊपर जाएगा? वो तो उसके बीटा पे डिपेंड करता है ना। किस पे डिपेंड करता है, उसके बीटा पे डिपेंड करता है। मार्केट का बीटा ऑलवेज क्या होता है, 1। अगर मान के चलो कि एचडीएफसी बैंक का बीटा 4 है, कितना है, 4 है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टॉक, स्टॉक को मैंने वाई से डिनोट किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। अगर आपका मार्केट में चेंज होने से क्या स्टॉक में चेंज आएगा, क्या आएगा? मार्केट में जितना, मतलब वो किस पे डिपेंड करता है, उस कंपनी के बीटा पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, उस कंपनी के बीटा पे डिपेंड करता है। तो बीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, अगर बीटा फाइंड करना है तो मुझे बताओ, सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, और उन दोनों का कोरिलेशन, उन दोनों का कोरिलेशन। और कोरिलेशन को क्या आर नोट करते हैं क्या? बीटा क्या है, बीटा भी एक रिस्क है, बीटा भी क्या है, एक रिस्क है। अगर बीटा कैलकुलेट करना है तो हम क्या स्टॉक के चेंज को मार्केट के चेंज के साथ रिलेट करेंगे। देखो कैसे याद रखना है, स्टॉक के चेंज को मार्केट के चेंज के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। और ये रिलेशन ही है ना, कोरिलेशन ही तो है। तो बताओ बीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, स्मॉल आर into standard deviation of y divided by standard deviation of x. I would rather say beta is equal to r into standard deviation of stock divided by standard deviation of market, standard deviation of stock divided by standard deviation of market. I hope you get my point clear. समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, वापस समझा दूंगा। एक और फॉर्मूला आपकी फॉर्मूले की लिस्ट में ऐड कर देना। कौन सा फॉर्मूला ऐड कर दोगे आप? ऐड कर दोगे बीटा का फॉर्मूला। किस फॉर्मूला ऐड कर दोगे आप? बीटा का फॉर्मूला। मैंने उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो बाद में, आराम से एक बार सॉल्व कर लेना। उस पर सारी बातें डिस्कशन किया है, एक्स बार भी कैलकुलेट किया है, वाई बार भी कैलकुलेट किया है, सारी बातें, स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट किया है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई भी कैलकुलेट किया है, एक्स भी कैलकुलेट किया, आर कैलकुलेट किया है,
कोवेरियंस को आर कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई चाहिए, उसको भी कैलकुलेट किया है। तो ये सारी बातें, बीटा भी कैलकुलेट किया है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो ये सारी बातें मैंने कैलकुलेट की थी वहां पे, तो आप उसको एक बार देख लेंगे। अब मुझे ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना है बेटा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। पहले मुझे बताओ, क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ऐसे ही जनरल डिस्कशन कर लूँ पहले, और उसके बाद फिर डिटेल डिस्कशन पे जाते हैं। मुझे बताओ IB0 का मतलब क्या होता है? IB0 का मतलब क्या होता है? IB0 का मतलब क्या होता है? जसमीत कह रही है शुड बी प्राइस, साक्षी कह रही है शुड बी प्राइस, कोमल कह रही है शुड बी प्राइस। हाँ करेक्ट है, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। मेरी बात सुन लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। द स्टॉक ऑफ निप्पॉन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 550। कितने पे ट्रेड कर रहा है ये? 550 पे ट्रेड कर रहा है। वो उसकी करंट मार्केट प्राइस है, और करंट मार्केट प्राइस को P0 कहते हैं। करंट मार्केट प्राइस को हम P0 के नाम से बुलाते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? करंट मार्केट प्राइस को हम P0 के नाम से बुलाते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ये 550 तो मार्केट में प्राइस ट्रेड हो रही है, ये ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस है? ये 550 रुपीज जो मार्केट में प्राइस ट्रेड हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस ट्रेड हो रही है, ये ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस है? ये ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस है, ये डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? ये डिसाइड करना है। और वो डिसाइड करने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम IB0 कैसे कैलकुलेट करें, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। IB0 का जब भी जीरो वर्ड आया ना, तो आज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आज की बात कर रहा है। मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आप मेरी बातों को कनेक्ट करोगे, समझ में आया तो हाँ बोलना, नहीं समझ में आया तो ना पूछ के, ना बोल के आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। P0 का मतलब क्या होता है? करंट मार्केट प्राइस, आज की मार्केट प्राइस। IB0 का मतलब क्या होता है? आज की इंट्रिंसिक वैल्यू, आज की इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर रिलायंस कंपनी का शेयर्स आज मार्केट में ट्रेड हो रहा है 1200 में, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये जो उसकी आज की प्राइस है, ये ओवर प्राइस्ड है कि ये अंडर प्राइस्ड है? ये ओवर वैल्यूड है कि ये अंडर वैल्यूड है कि करेक्टली वैल्यूड है? तो ये समझने के लिए हमें कंपेयर करना होता है P0 को IB0 के साथ, हमें कंपेयर करना होता है P0 को IB0 के साथ, और IB0 को हम कहते हैं शुड बी प्राइस। कौन सी प्राइस कहते हैं? शुड बी प्राइस। मैंने एग्जांपल भी लिया था जब रेगुलर बैच में पढ़ाया था, तब मैंने ये कहा था कि मोदी सर को एक आईफोन लेना है। क्या लेना है उनको? आईफोन लेना है। अगर मोदी सर को अगर आईफोन लेना है तो मुझे बताओ, मैंने कहा कि सर उसकी नहीं, मोदी सर ने कहा कि सर आईफोन मिल रहा है मार्केट में 60,000 में। कितने में मिल रहा है? 60,000 में। शुड बी प्राइस तो होनी चाहिए 90,000। कितनी होनी चाहिए? 90,000। मैंने कहा उसकी सर प्राइस तो 80,000, और मोदी सर कह रहे सर 65,000 में मिल रहा है। तो मैं क्या कहूंगा? जाओ फटाफट और खरीद लो, क्योंकि वो अंडर प्राइस्ड है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, आज की मार्केट प्राइस क्या है आईफोन की? 60,000 है, और उसकी शुड बी प्राइस क्या होनी चाहिए? 90,000 होनी चाहिए। तो मुझे तो 60,000 जो है, ये ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस है? ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस है? ऑफ कोर्स क्या है, ये अंडर प्राइस है। तो अंडर प्राइस पे एक इन्वेस्टर क्या करेगा? बेचेगा कि खरीदेगा? उसको क्या करेगा? खरीदेगा। खरीदेगा, उसका मतलब क्या? उसमें कमाने की अपॉर्चुनिटी है, उसमें कमाने की अपॉर्चुनिटी है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मेरी बात समझ में आती होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। शुड बी प्राइस मतलब इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। जब हम शुभम सर के लिए फ्लैट देख रहे थे, तो जो हमने शुभम सर के लिए जो फ्लैट देखा, जो उसको पसंद आया, उसकी मार्केट चल रही थी अप्रोक्सीमेटली 60 लाख रुपीज चल रही थी, 60 लाख रुपीज। तो उसकी मार्केट प्राइस चल रही थी, कितनी चल रही थी? 60 लाख रुपीज। जब हमने इंक्वायरी की तो हमें समझ में आया कि उसकी शुड बी प्राइस तो 65 लाख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 65 लाख होनी चाहिए। मुझे बताओ शुड बी प्राइस मतलब कितनी? शुड बी प्राइस मतलब IB0 कितना होना चाहिए? 65 लाख होना चाहिए। और वो कितने में मिल रहा था? आज कितने में मिल रहा था? मतलब P0। आज कितने में मिल रहा था? मतलब P0 60 लाख में मिल रहा था। मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या ये
आज की प्राइस ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस है, ये अंडर प्राइस्ड है, वो किससे पता चलता है? ये IV0 के साथ जब P0 को कंपेयर करते हो तब पता चलता है। जब IV0 को P0 के साथ कंपेयर करते हैं तब पता चलता है। मुझे बताओ, मैं यहां तक जो बकवास कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है, धीरे धीरे बच्चे कम होते जा रहे हैं। पहले 13-14 बच्चे थे, अब 9 बच्चे हो गए। क्लियर है सर? हाँ, सिर्फ कोमल को ही क्लियर है, बाकी सबको कंफ्यूजन लग रहा है। साक्षी बोल रही है क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जसप्रीत बोल रही है यस सर, अथर्व बोल रहा है यस सर, सुप्रिया बोल रही है यस सर, दीपांशी क्लियर है। मुझे बताओ, मैं एक सेंटेंस बार बार रेगुलर लेक्चर में बोलता था कि कोई भी एसेट की, कोई भी शेयर्स की, कोई भी बॉन्ड की, कोई भी चीज की आज की प्राइस क्या होनी चाहिए? आज की शुड बी प्राइस क्या होनी चाहिए? आज की प्राइस क्या होनी चाहिए? आज की प्राइस क्या होनी चाहिए? परफेक्ट जसप्रीत, एब्सोल्युटली करेक्ट। present value of future cash flows, present value of future cash flows, perfect जसप्रीत एकदम करेक्ट, present value of future cash flows, perfect है। मैंने कहा आपका तुरंत आंसर आया, दो तीन जन ने बराबर से आंसर दिया फटाफट। हाँ, मयूरेश भी बराबर कहा। बेटा कोई भी शेयर्स की, कोई भी एसेट की आज की प्राइस क्या होनी चाहिए? अगर मान के चलो मैंने मेरे एकेडमी के लिए तो ये एसेट है, तो मुझे आज उसके लिए कितना पे करना चाहिए? तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, वो कैमरा आने वाले फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट करेगा क्या? कैश फ्लो जनरेट करेगा, तो मुझे बताओ मुझे आज उसके लिए कितना पे करना चाहिए? तो मुझे आज उसके लिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे करनी चाहिए क्या? मैं बैंक में एफडी करने गया, क्या करने गया? बैंक में एफडी करने गया, और मुझे कहा कि आपको T1 पे 110 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 110 रुपया मिलेगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट। कितना मिलेगा? 110 रुपया मिलेगा। उसके लिए आज आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? आज आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ कि अगर मुझे फ्यूचर में 10% के हिसाब से, कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से अगर मुझे फ्यूचर में 110 रुपया चाहिए, तो क्या उसके लिए आज मुझे 100 रुपीज देना पड़ेगा क्या? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। तो क्या मैं ये फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके प्रेजेंट में लेके आऊंगा, तो क्या मुझे 100 रुपीज मिल जाएगा क्या यहाँ पे? ये you get my point very well। अगर मान के चलो मुझे 1 साल के बाद 110 चाहिए, 2 साल के बाद 121 चाहिए, तो क्या ये जितनी भी फ्यूचर कैश फ्लोज है, क्या उसको पुल करके कहां पे लाऊंगा? प्रेजेंट में लाऊंगा। तो क्या वो जो आएगा, क्या वो उस एसेट की आज की वैल्यू हो जाएगी क्या? तो बस उसे ही हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? IV0 कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही हम IV0 कहते हैं। IV0 का मतलब होता है आज की प्राइस। क्या? कौन सी प्राइस? आज की प्राइस, आज की इंट्रिंसिक वैल्यू, आज की करेक्ट वैल्यू। आज की कौन सी वैल्यू? करेक्ट वैल्यू। मतलब ये शेयर्स के लिए आज हम इतना ही दे सकते हैं, लेकिन मार्केट में इतने पे है, तो उससे डिसाइड कर सकते हैं कंपैरिजन से कि ये अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपको डिसाइड करना है कि अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है। इज दैट क्लियर टू यू? मैं बोल रहा हूं रिलायंस के शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब आज की वैल्यू IV0 1000 होनी चाहिए। शुड बी प्राइस कितनी होनी चाहिए? 1000 होनी चाहिए। मार्केट में ये 1200 में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? आज की करंट मार्केट प्राइस कितनी है? 1200 है। बताओ ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस है? ओवर प्राइस है। वंडरफुल। क्या है ये? ओवर प्राइस है। मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे अगर ये ओवर प्राइस्ड है तो क्या करना चाहिए मेरे पास? अगर रिलायंस कंपनी के शेयर्स है तो क्या कर देना चाहिए? दीपांशी का आंसर तुरंत आएगा, सेल कर दो। क्या कर दो बेटा? सेल कर दो। बाकी सबको नहीं समझ में आ रहा है क्या? बाकी सब बोल रहे सेल कर दो। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। ये महेश्वरी क्यों आंसर नहीं दे रहा है? महेश्वरी सो रहा है क्या? मुझे बताओ क्या करना चाहिए? उसको सेल करना चाहिए। वापस एग्जांपल ले रहा हूं। रिलायंस की आज की IV0 1000 रुपीज है, और आज की मार्केट प्राइस P0, मार्केट प्राइस को क्या कहते हैं? P0 कहते हैं। 800 रुपीज है। तो बताओ फटाफट ये क्या है? ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस है? अंडर प्राइस है। अंडर प्राइस है। क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को? परचेज करना चाहिए। करेक्ट है। क्या करना चाहिए? परचेज करना चाहिए। मतलब बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? परचेज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परचेज करना चाहिए। बस एक ध्यान रखना, IV0 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। खत्म। जो फ्यूचर के कैश फ्लोज है उसको पुल करके कहां पे लेके आओ? प्रेजेंट में लेके आओ। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, अगर फ्यूचर कैश फ्लोज को पुल करके अगर प्रेजेंट में डिस्काउंट चाहिए, उसी डिस्काउंट रेट को हम आर के नाम से भी बुला सकते हैं, स्मॉल आई के नाम से भी बुला सकते हैं, आरई के नाम से भी बुला सकते हैं, केई के नाम से भी बुला सकते हैं, जो मर्जी पड़ो उसके नाम से बुलाओ। उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी बुलाते हैं, अलग अलग नाम से बुलाते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, IV0 का मतलब होता है
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। लेकिन फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट में लाने के लिए क्या हमें उसको पुल करके प्रेजेंट में लाना होगा? पुल करके प्रेजेंट में लाने के लिए क्या एक डिस्काउंट रेट का होना जरूरी है? उस डिस्काउंट रेट को स्मॉल आर के नाम से बुलाओ, स्मॉल आई के नाम से बुलाओ, आर ई के नाम से बुलाओ, अपॉर्चुनिटी ऑफ कैपिटल। आपको समझ में आया? दैट इज इंपॉर्टेंट। रिलायंस लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ऑफ, एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ऑफ। बेटा एक्सपेक्टेड जब लिखा होता है, एक्सपेक्टेड जब लिखा होता है तो कॉमन सेंस अप्लाई कर बताना कि ये एक्सपेक्टेड आज का होता है कि एक साल के बाद का होता है? एक साल के बाद का होता है, उसे D1 कहते हैं। वो कितना पे करेगा? 50 रुपया पर शेयर पे करेगा। Reliance Limited is expected to pay dividend of rupees 50 per share. Next year's stock price is expected to be तो स्टॉक प्राइस आज की है कि एक साल के बाद की है? एक साल के बाद की, और एक साल के बाद को हम P1 कहते हैं, आज को P0 कहते हैं, आज के डिविडेंड को, करंट डिविडेंड को D0 कहते हैं। बाद ये कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। द स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग एट 586। तो फिर 586 कौन सी प्राइस है? P0 है। यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी RF, यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब RF कितना है? 6% है। रिस्क प्रीमियम मतलब RM माइनस RF कितना दिया है? 5% दिया हुआ है। मुझे बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना, कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना, अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का CAPM मॉडल बराबर से याद आ रहा है तो क्या CAPM मॉडल से क्या हम शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को क्या हम फाइंड करते थे? क्या फाइंड करते? शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को फाइंड करते थे क्या? और उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था RE इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इनटू ब्रैकेट RM माइनस RF। मुझे बताओ, क्या इससे हमें RE मिल सकता है? मिल सकता है। बेटा यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रिस्क फ्री रिटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्क फ्री रिटर्न कहते हैं। क्या हमारे पास RF अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है। क्या हमारे पास बीटा अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है। कितना बीटा है? 1.7। मैंने कहाँ पे लिखा होगा? मतलब मान लेना बीटा यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन बीटा है 1.7। कितना है बीटा? 1.7 है। मुझे बताओ, क्या RM माइनस RF भी अवेलेबल है? हाँ RM माइनस RF भी अवेलेबल है। वो कितना परसेंट है? 5% है। तो इससे हमें क्या मिलेगा? RE मिलेगा। क्या मिलेगा? RE कितना परसेंट आया? 14.5%। सर आपने RE कैलकुलेट क्यों किया? उसका रीजन समझाता हूँ। मुझे बताओ, मुझे क्या फाइंड करना है? IV0 फाइंड करना है। नहीं, मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे ये चेक करना है कि ये स्टॉक जो अभी मार्केट में ट्रेड हो रहा है, आज मतलब टुडे उसका P0 है 586। हमें ये समझना है कि ये 586 ओवर प्राइस है, अंडर प्राइस है कि करेक्टली प्राइस्ड है। ये समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? हमें सबसे पहले IV0 कैलकुलेट करना पड़ता है। और IV0 का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो माय क्वेश्चन टू यू, क्या एक साल के बाद जो डिविडेंड मिलने वाला है ये 50 रुपया है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपका आंसर आना चाहिए। क्या इसे हम फ्यूचर कैश फ्लोज कह सकते हैं? क्या एक साल के बाद अगर हम ये स्टॉक को बेच देंगे तो क्या हमें उससे 700 रुपया मिलेगा? क्या तो ये 700 रुपया भी क्या है? क्या फ्यूचर कैश फ्लोज है? क्या आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। क्या इन फ्यूचर कैश फ्लोज को अगर प्रेजेंट में लाएंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? IV0 मिल जाएगा। क्या IV0? लेकिन प्रेजेंट में लाने के लिए एक डिस्काउंट रेट भी तो चाहिए, एक डिस्काउंट रेट भी तो चाहिए। वो डिस्काउंट रेट के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कौन सा वाला? CAPM मॉडल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और उससे हमने क्या फाइंड कर लिया? बेटा हमने उससे RE फाइंड कर लिया। और RE को ही क्या कहते हैं? मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम शेयर होल्डर्स को, जब हम इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं, तो जिनको इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि नहीं होती है? उनकी एक्सपेक्टेशन जितनी होती है उतना तो कमाना पड़ेगा ना। तो उसे ही कहते हैं मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो मुझे बताओ, अगर हमें IV0 फाइंड करना है तो क्या ये D1 और P1 को पुल करके प्रेजेंट में लाने के लिए क्या डिस्काउंट रेट की जरूरत थी? उस डिस्काउंट रेट को आप स्मॉल r कहो, स्मॉल i कहो, RE कहो, KE को, इट्स वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग। इसीलिए हमने क्या फाइंड किया? RE फाइंड किया था। अब मुझे बताओ, IV0 कैलकुलेट करने के लिए IV0 कैसे कैलकुलेट करेंगे? IV0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1। फ्यूचर में जो कैश फ्लोज मिलने वाला है, क्या ये D1 भी मिलने वाला है? तो क्या P1 भी मिलने वाला है? क्या अगर उसको पुल करके प्रेजेंट में लाना है तो क्या डिवाइडेड बाय 1 प्लस RE रेज टू 1 कर सकते हैं क्या? और RE इज नथिंग बट डिस्काउंट रेट, RE इज नथिंग बट डिस्काउंट रेट। और डिस्काउंट रेट कितना हमने फाइंड किया था? 14.5%। तो मुझे बताओ, 14.5% का फैक्टर क्या होता है? 1.14
5, तो 50 प्लस 700 को डिवाइड बाय 1.145 कर दोगे तो क्या मुझे बताओ, हम ये तो टाइम वैल्यू बनी है बेटा, अब ये समझाने वाली बात ही नहीं हो सकती है, तो मुझे बताओ 750 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आपकी शुड बी प्राइस क्या 655.02 आ गया, क्या इसे ही कहते हैं IV0, क्या कहते हैं इसे ही IV0, तो आपकी IV0 मतलब आज की शुड बी प्राइस 655 होनी चाहिए और आज की करंट मार्केट प्राइस क्या है 586 है, तो बेटा ये क्या है 58 होनी चाहिए कितनी 655 होनी चाहिए कितनी 655, लेकिन है कितनी 586। डोंट यू थिंक दैट इट इज अंडर प्राइस? तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, स्टॉक को खरीदना चाहिए, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, स्टॉक को खरीदना चाहिए। आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आ रही तो ना बोलोगे, तुरंत क्वेश्चन पूछोगे। क्लियर है, सुप्रिया कह रही है क्लियर है, धीरे धीरे बच्चे कम होते जा रहे हैं, चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, लेकिन जितने बच्चे हैं उतने तो पढ़ेंगे, उतना तो बेनिफिट लेंगे। टाटा लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹30 पर ईयर, 30 फॉर द ईयर जस्ट एंडेड, 30 फॉर द ईयर जस्ट एंडेड को क्या कहेंगे? D0 कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? D0 कहेंगे। मुझे बताओ, ये समझ में आता है? D0 D1 समझ में आता है कि नहीं आता है? P0 P1 समझ में आता है कि नहीं आता है? IV0 सब समझ में आता है कि नहीं आता है? D0 ऑलवेज हम यूज करते हैं आज के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? आज के लिए। दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 20% इन फर्स्ट ईयर, 25% इन सेकेंड ईयर। किसकी बात कर रहा है? डिविडेंड की बात करता है। डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 20% इन फर्स्ट ईयर, 25% इन सेकेंड ईयर, 15% इन थर्ड ईयर। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर share price is expected to be 570। थर्ड ईयर के एंड पे जो शेयर प्राइस होगी, क्या उसे P3 कह सकते हैं क्या? अगर आज की प्राइस को P0 कहते हैं, एक साल के बाद की प्राइस को P1 कहते हैं, तो क्या 3 साल के बाद की प्राइस को P3 कह सकते हैं क्या? तो बताओ P3 कितना है? 570 है। 3 साल के बाद अगर बेचने जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 570 मिलेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है और सिमिलर कंपनीज प्रोवाइड द रिटर्न ऑफ 18%, मतलब ये 18% क्या बन जाता है? डिस्काउंट रेट बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? डिस्काउंट रेट। क्योंकि IV0 फाइंड करने के लिए क्या हमें फ्यूचर कैश फ्लोज को पुल करके प्रेजेंट में लाना पड़ेगा क्या? क्योंकि कोई भी शेयर्स की आज की वैल्यू क्या होती है, IV0 क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, और उसको पुल करके प्रेजेंट में लाने के लिए क्या एक स्मॉल r की, स्मॉल i की, RE की, KE की या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत होती है क्या? उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कहते हैं? बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। मान के चलो मैंने आपको मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स इश्यू किए, आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपको इक्विटी शेयर्स दिए। अगर आप मुझे पैसा नहीं देते तो आप पैसा और कहीं क्या इन्वेस्ट कर सकते थे क्या? मतलब बाय लूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी यू आर गिविंग दैट मनी टू मी, टू माय कंपनी। तो मुझे बताओ, क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को लूज कर रहे हो क्या? तो आप एटलीस्ट कितना एक्सपेक्ट करोगे कि भाई आपको पैसा नहीं दिया होता तो हमें मिनिमम कितना मिलता था? 18% तो मिलता ही था, 18% तो मिलता ही था। उसे क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, या तो उसे ही क्या कहते हैं? आरी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही आरी कहते हैं। मतलब हुआ यूं कि मैंने आपसे पैसा मांगा, आपने कहा कि आपकी कंपनी को नहीं दे के हम दूसरी कंपनी को देंगे, तो वो हमें कितना देने वाले हैं? 18% देने वाले हैं। सिमिलर कंपनी प्रोवाइडिंग रिटर्न ऑफ 18%, कितना देने वाला है? 18% हम आपको दे रहे हैं, तो क्या हमारी वो अपॉर्चुनिटी जा रही है क्या? तो उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तो ये 18% क्या बन गया? आपका डिस्काउंट रेट बन गया। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ में आ रहा है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आ रहा है तो ना बोलोगे। फटाफट मुझे बताओ, स्टॉक इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट, स्टॉक प्रेजेंटली कितने पे ट्रेड कर रहा है? 525 पे ट्रेड कर रहा है। कितने पे ट्रेड कर रहा है? ये 525 पे ट्रेड कर रहा है। बताओ उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है? करंट मार्केट प्राइस मतलब P0 कितना है? 525 है। हमें ये फाइंड करना है कि ये स्टॉक ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? IV0 फाइंड करना होगा। और हम क्या P0 को IV0 के साथ कंपेयर करेंगे, और P0 को IV0 के साथ कंपेयर करने के बाद हम डिसीजन ले पाएंगे कि ये स्टॉक ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मुझे बताओ D0 कितना दिया हुआ है? 30 रुपीज। यही डिविडेंड एक साल के बाद कितने से ग्रो होगा? 20% से ग्रो होगा। तो 30 का 20% कितना होता है? 6 रुपीज। तो एक साल के बाद कितना बन जाएगा? 36 बन जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है। हाँ, ये कौन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है। फर्स्ट ईयर में कितना ग्रो हो रहा है? 20, फिर कितना 25%, फिर कितना परसेंट? 15%। तो मुझे बताओ उसके नेक्स्ट ईयर में कितना बन जाएगा? 45 बन जाएगा, क्योंकि 25% से ग्रो हो रहा है। क्वेश्चन में चेक करके देख लो, 36 इंटू 1.25। अब तो आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो ना। 36 को डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1.25 से। तो कितना आ जाएगा? 45। 30 को 1.20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 36।
अब मुझे बताओ 45 को 1.15 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 51.75। तो मुझे बताओ 3 साल के बाद हमें डिविडेंड कितना मिल सकता है 51.75। 3 साल के बाद अगर ये शेयर्स को बेचेंगे तो हमें कितनी प्राइस आ सकती है 570। अब मुझे बताओ क्या ये फ्यूचर वैल्यूज हैं? इसको पुल करके अगर आप प्रेजेंट में लाओगे तो क्या डिस्काउंट रेट का होना जरूरी है? और वो डिस्काउंट रेट कितना है? 18% है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 18% है। लेकिन मुझे बताओ क्या आपको सिर्फ ये मिलने वाला है कि ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना मिलने वाला है? 36। तो क्या उसको भी पुल करके प्रेजेंट में लाना पड़ेगा क्या? एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर कितना मिलने वाला है? 45। सर सिर्फ क्वेश्चन दिखाओ, एक्सप्लेन मत करो। आई वांट ओनली क्वेश्चन फोटो। नहीं अथर्व, एक्सप्लेन कहाँ कर रहा हूं? मैं तो फटाफट बोले जा रहा हूं। मतलब डू यू वांट टू सॉल्व अथर्व? ओके, दिस इज क्वेश्चन बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो मुझे बताओ, आई होप मैं फास्ट बोल रहा था क्या? आई वॉज फास्ट कि समझ में नहीं आ रही थी क्या? ऐसा कुछ है क्या? एवरीथिंग इज ऑल राइट? डू यू गेट माई पॉइंट? जो मैं बोल रहा था फास्ट तो नहीं था ना? मैं एक रिदम में बोल रहा था, धनाधन धनाधन धनाधन, लेकिन समझ में आ रहा था क्या? यस यस, दीपांशी कह रही है यस। हाँ समझा, चलो ठीक है। एनीवे मैं एकदम, मुझे सॉरी यार, नो सर क्या है ना मेरा क्वेश्चन में जरा ध्यान गया था, दैट्स राइट। ठीक है 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 ठीक है, डन 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 डन। मुझे लगा कुछ मैं एकदम फास्ट तो नहीं हो गया ना, मुझे ऐसा लगा। कभी ऐसा लगे मैं फास्ट हो रहा हूँ तो मुझे बोल देना कि सर आप बहुत फास्ट हो, बीच में स्लो हो जाओ, ठीक है ना? लेकिन एनीवे, तो मुझे बताओ क्या इसको पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे? उसको पुल करके अगर प्रेजेंट में लाएंगे तो क्या उसकी IV0 मिल जाएगी क्या हमें यहाँ पे? अब मुझे आपको टाइम वैल्यू बड़ी सिखाने की जरूरत हो ही नहीं सकती। मुझे लग रहा है कि पूरे पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे FM की एग्जाम देते होंगे, ग्रुप 2 की एग्जाम देते होंगे, उनका जितना टाइम वैल्यू बनी स्ट्रांग नहीं होगा, उससे कई गुना ज्यादा आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको 10-10 बार सॉल्व करवाया। कितनी बार सॉल्व करवाया? 10-10 बार। आई डोंट थिंक सो कि टाइम वैल्यू बनी में आपको कोई चैलेंज भी कर सकता है। तो टाइम वैल्यू बनी वाइज मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। टाइम वैल्यू बनी अभी आपका इतना थरो होना चाहिए, एंड यू शुड आउट परफॉर्म अदर स्टूडेंट्स। आपको बाकी स्टूडेंट्स को आउट परफॉर्म करना चाहिए बेटा। आई होप यू गेट माय पॉइंट। तो अब मुझे बताओ आपका IV0 आ गया 441.25। 441.25 आ गया। दिस इज शुड बी प्राइस। कौन सी प्राइस है बेटा आपकी? है शुड बी प्राइस है। तो माय क्वेश्चन टू यू, क्या आपकी करंट मार्केट प्राइस क्या P0 क्या 525 है? तो ये क्या हो गया? ओवर प्राइस्ड हुआ। तो इन्वेस्टर के पास अगर स्टॉक है तो क्या कर देना चाहिए? उसे सेल कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? सेल कर देना चाहिए। चलो बताओ फटाफट, परपेचुइटी का मतलब क्या होता है? 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 महेश्वरी आंसर करेगा। महेश्वरी आंसर करेगा। जसप्रीत, परपेचुइटी का मतलब सेल नहीं होता है। साक्षी कह रही है एन्युइटी फॉर एवर। मयूरेश कह रहा है एन्युइटी फॉर एवर। कोमल कह रही है फॉर एवर, लेकिन क्या एन्युइटी फॉर एवर? सुप्रिया कह रही है एन्युइटी फॉर एवर। जसवीत कह रही है पहले का बोला सर। ये ऐसा थोड़ी आंसर होता है, पहले का बोला सर ऐसा थोड़ी आंसर है। हाँ, अथर्व कह रहा है एन्युइटी फॉर एवर। ओके ओके। जसमीत की चोट हो गई। हाँ, जसमीत की चोट हो गई। ये भोपाल का वर्ड है, चोट होना। हाँ ओके। मुझे बताओ, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। एन्युटी फॉर एवर, एन्युटी फॉर एवर उसे हम क्या कहते हैं? परपेचुइटी। क्या कहते हैं उसे? परपेचुइटी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे आंसर करना। एक कंपनी ये कह रही है कि हम आपको 500 रुपीज का डिविडेंड देंगे एवरी ईयर।
₹500 का डिविडेंड देंगे एवरी ईयर फॉर एवर। क्या देंगे? फॉर एवर। तो मुझे बताओ, हम आज यहां पर खड़े हैं, हम आज यहां पे खड़े हैं, मुझे इसकी IV0 फाइंड करनी है। IV0 का मतलब आज की शुड बी प्राइस, आज की शुड बी प्राइस। 500 का डिविडेंड फॉर एवर मिलेगा, 500 का डिविडेंड फॉर एवर मिलेगा। तो क्या ये परपेचुइटी है? क्या है ये? परपेचुइटी है। और उसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? उसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। कोई मुझे फॉर्मूला रिकलेक्ट करके बता सकता है कि परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या था? करेक्ट साक्षी? बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? करेक्ट, मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इसका फॉर्मूला सिखाया था। और क्या फॉर्मूला सिखाया था मैंने? A/I। करेक्ट है, दिपांशी करेक्ट है, सुप्रिया करेक्ट है। लेकिन ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब यहाँ पे D1 होता है। क्या होता है? D1/I। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर है। D1 का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। क्या मतलब होता है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। आई होप यू कनेक्ट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। मेरी बात समझ में आई होगी। तो बड़ा, परपेचुइटी को क्या कहते हैं? परपेचुइटी को कहते हैं एन्युइटी फॉर एवर की आज की प्रेजेंट वैल्यू। क्या ये 500 क्या परपेचुइटी है? हाँ, ये एन्युइटी फॉर एवर है। हाँ, ये एन्युइटी फॉर एवर है, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू। तो क्या उससे IV0 मिल जाएगा क्या? और IV0 को क्या कहते हैं? शुड बी प्राइस। IV0 को क्या कहते हैं? शुड बी प्राइस। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मुझे बताओ, क्या ये, हाँ, एक कंपनी हर साल 500 500 500 500 500 रुपए का डिविडेंड देती है। मुझे बताओ, ये ग्रोथ फर्म होगी कि नो ग्रोथ फर्म होगी? ये ग्रोथ फर्म होगी कि नो ग्रोथ फर्म होगी? एक कंपनी हर साल 500 देते जा रही, ये ग्रोथ फर्म है कि नो ग्रोथ फर्म है? साक्षी का आंसर सबसे पहले आता है। ये ग्रोथ फर्म है कि नो ग्रोथ फर्म है? करेक्ट है, ये नो ग्रोथ फर्म है। वो क्या कर रही है? 500 500 दे रही है, लेकिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं दे रही है। क्या नहीं दे रही है? कोई ग्रोथ नहीं दे रही है। तो कौन सी फर्म है? ये नो ग्रोथ फर्म है। मुझे बताओ, एक कंपनी क्या कह रही है कि हम आपको फर्स्ट ईयर में 500 देंगे और उसके बाद हर साल 5% का ग्रोथ देंगे। कितने परसेंट का ग्रोथ देंगे? 5% का ग्रोथ देंगे फॉर एवर। फॉर एवर 5% का ग्रोथ देंगे फॉर एवर। फर्स्ट ईयर के एंड में D1 हम 500 देंगे, उसके बाद हर साल हम आपको डिविडेंड में 5% का ग्रोथ देंगे, 5% का ग्रोथ देंगे। तो मुझे बताओ, मैंने अभी जो बताया था, वो पहले जो बताया था वो क्या था? नो ग्रोथ फर्म था। अभी जो एग्जांपल ले रहा हूं वो कौन से फर्म का है? ग्रोथ फर्म का है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, आप कौन से फर्म के लिए आज ज्यादा पे करने के लिए तैयार होंगे? कौन से फर्म की आज की वैल्यू, शुड बी प्राइस ज्यादा आएगी? ग्रोथ फर्म की कि नो ग्रोथ फर्म की? कॉमन सेंस अप्लाई करना। ग्रोथ फर्म की कि नो ग्रोथ फर्म की? ऑफ कोर्स ग्रोथ फर्म की। कौन से फर्म की आएगी? आपके ग्रोथ फर्म की आज की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो मुझे बताओ, मैंने ग्रोथ फर्म का फॉर्मूला सिखाया था आपको। फॉर्मूला क्या सिखाया था आपको? D1 डिवाइडेड बाय I-G। और मैंने कहा था, डिनोमिनेटर डिक्रीज करने से क्या आंसर इंक्रीज हो जाता है क्या? एक मैंने नॉन मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, अगर याद आ रहा है तो। अगर वो याद नहीं आता है तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, D1 डिवाइडेड बाय I-G। D1 डिवाइडेड बाय I-G। D1 होना चाहिए। करेक्ट है। एग्जांपल ले रहा हूं, फटाफट ध्यान से आंसर करना। Infosys रिपोर्टेड एन EPS ऑफ ₹50 पर शेयर फॉर द ईयर जस्ट एंडेड। बेटा, जस्ट एंडेड का मतलब होता है आज का। E0, EPS का मतलब E0 कितना था? EPS उसका ₹50 था। इट हैज 100% पे आउट रेशियो। 100% पे आउट रेशियो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना। बेटा, ये दीपांशी, ये D0 नहीं है, ये E0 है। EPS की बात कर रहा है दीपांशी। ये किसकी बात कर रहा है बेटा? EPS की बात कर रहा है। ये E0 है। करेक्ट है। वो 100%, ये 100% उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो कितना है? 100% है। उसका मतलब जितना कमाया उतना क्या करेंगे? डिविडेंड पे कर देंगे। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, जो आपका E0 है क्या वही आपका D0 है? जो आपका E0 है क्या वही आपका D0 है? मुझे सिर्फ इतना ही समझना था। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? D0 दिया हुआ है। Infosys reported an EPS of ₹50 for the year just ended. So this is nothing but your E0, and question says that it has 100% payout ratio. It means क्या आपका E0 is equal to D0 है? Of course. तो मुझे बताओ, एंड ये मतलब 50-50 फॉर एवर देंगे, 50-50 फॉर एवर देंगे। तो मुझे बताओ उसकी IV0 क्या हो जाएगी? A/I। A क्या है? ₹50 एंड I क्या है? 12%। I क्या है? मान लो 12% है। I कितना है? 12। मैंने मान लिया कि यहाँ पे 12% है। बताओ कितना आ जाएगा? 0.125। तो क्या उसका आंसर आ जाएगा क्या? ₹400। क्या आ जाएगा उसका आंसर? ₹400। अगर P0 350 है और IV0 400 है, तो क्या ये अंडर प्राइस हो जाएगा क्या आपका? क्या हो जाएगा आपका? ये अंडर प्राइस। अंडर प्राइस में क्या करते हैं? अंडर प्राइस में क्या करते हैं? परचेज करते हैं। क्या करते हैं? उसे
परचेज करते हैं, बाय करते हैं। रिपीट कर रहा हूं वापस, इन्फोसिस रिपोर्टेड एन ईपीएस ऑफ ₹50 पर शेयर, तो ये क्या हो गया, E0, इट हैज 100% पे आउट रेशियो, मतलब जितना कमाया उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या वही क्या बन जाएगा आपका D0, क्या बन जाएगा आपका D0, एम आई करेक्ट, वही बन गया आपका D0। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, अगर वही आपका D0 बन गया, क्या बन गया, वही आपका D0 बन गया, तो अब मुझे सोच के बताओगे हर साल 50 मिलते ही चलेगा। नेक्स्ट ईयर भी कितना मिलेगा, 50 मिलेगा, उसके नेक्स्ट ईयर भी कितना मिलेगा, 50 मिलेगा, 50 मिलेगा, तो आपका एन्युटी कितना है, 50 है, 50 डिवाइड बाय 12.5%, तो 12.5% तो क्या 0.125 लिख सकते हैं क्या, ए डिवाइड बाय आई, तो आंसर क्या आ गया, ₹400 आ गया। आई होप यू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। D0 इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹30, ग्रोथ दिया हुआ है 7%, 7% का मतलब क्या होता है 0.07, एंड आरई दिया हुआ है 17%, आरई कितना दिया हुआ है 17%, तो मुझे बताओ क्या IV0 फाइंड करने का, IV0 मतलब आज की प्रेजेंट वैल्यू, आज की शुड बी प्राइस, आज की शुड बी प्राइस, आज की शुड बी प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला, ग्रोथ होगा तो क्या होगा, ग्रोथ होगा तो क्या होगा, D1 डिवाइडेड बाय I माइनस जी, D1 डिवाइडेड बाय I माइनस जी। तो मुझे बताओ D1 कैसे, D1 हमारे पास तो D0 दिया हुआ है, तो क्या D1 फाइंड कर सकते हैं क्या उससे, D1 इज इक्वल टू D0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस जी, तो बताओ D0 कितना है 30 है, और 1 प्लस जी इज नथिंग बट 1.07, तो विच इज नथिंग बट 32.1, तो क्या इससे आपका आई की जगह पे क्या लिखोगे, आरई और आई इज वन एंड द सेम थिंग, आरई बोलो, आई बोलो, स्मॉल आर बोलो, के के नाम से बुलाओ, जो ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से बुलाओ, जो नाम से बुलाने बुला दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो क्या यहाँ पे 0.17 लिख सकता हूँ क्या, -0.07, तो क्या IV0 321 आ जाएगा क्या, अगर आपकी करंट मार्केट प्राइस ₹200 है और IV0 कितना है, शुड बी प्राइस कितनी है 321 है, तो क्या ये अंडर प्राइस है, क्या अंडर प्राइस है, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अंडर प्राइस है तो बाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए बेटा, बाय करना चाहिए। मुझे बताओ, मैंने एक और आरई का फॉर्मूला, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर आपको याद आ रहा है, तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला है, दिस इज नथिंग बट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला है ये। मुझे बताओ, ये तो सिर्फ एक डेरिवेशन मैंने सिखाया होगा आपको, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के वे क्या करते थे हम, आरई इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस जी, क्या ऐसा लिखते थे क्या, आई होप अगर ये समझ में आता होगा, इसको डिविडेंड यील्ड कहते थे, क्या करते थे उसको, डिविडेंड यील्ड कहते थे, और इसे ग्रोथ कहते थे, क्या कहते थे, इसे ग्रोथ कहते थे। अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ है तो ये तो याद आना चाहिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही लेने वाला हूँ, तो पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे वो डिस्कशन करेंगे, लेकिन एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि इतना तो याद आता होगा बेटा आपको, कि ये आरई का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, D1 इसको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी कहते हैं, या तो उसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल भी कहते हैं। तो मुझे बताओ, अब ये जी अगर यहां से यहां चला गया तो क्या माइनस हो जाएगा क्या, तो क्या आ गया, D1 डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू आरई माइनस जी, अग्रीड है क्या। अब मुझे बताओ, अगर ये D1 यहां से निकल के, हाँ अभी नहीं आरई, हाँ ये आरई माइनस जी यहां से निकल के अगर यहां चला जाए, ये P0 यहां से निकल के अगर यहां चला जाए, तो मुझे बताओ ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय आरई माइनस जी, D1 डिवाइडेड बाय आरई माइनस जी, और यही P0 को मान लो कि जितना P0 है उतना ही क्या है I0 है, तो मैं क्या उसको यहाँ P0 लिख सकता हूँ क्या, प्राइस अगर फाइंड करनी है मुझे, शुड बी प्राइस अगर मुझे फाइंड करनी है, तो इंस्टेड ऑफ P क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे IV0 लिख सकता हूँ क्या, और वापस मुझे बताओ D1 डिवाइडेड बाय आरई माइनस जी, आपको नहीं लगता है ये आपका जो फॉर्मूला है, ये जो आपका फॉर्मूला है, दिस इज नथिंग बट परपेचुइटी विद ग्रोथ का फॉर्मूला है क्या, दिस इज नथिंग बट परपेचुइटी विद ग्रोथ का फॉर्मूला है क्या। आई होप आप मेरी यहां तक की बातें समझ में आई होगी आपको। मैंने ये पढ़ाया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कहाँ पढ़ाया था बेटा, मैं कॉस्ट कैपिटल पढ़ाया था, और मैंने जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ाया था तब आपको मैंने कहा भी था इसका रिलेवेंस आने वाला है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, इसका रिलेवेंस सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में नहीं आता है, बहुत सारी जगहों पे आता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी है कि मिस्ड प्राइस सिक्योरिटीज कैसे फाइंड करें, मिस्ड प्राइस सिक्योरिटीज कैसे फाइंड करें, मिस्ड प्राइस सिक्योरिटीज कैसे फाइंड करें, ये आपका फॉर्मूला उसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन यहाँ पर भी आता है, एप्लीकेशन यहाँ पर भी आता है। सुनोगे मेरी, मुझे बताओ, अभी एक ही पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन देना है, अभी ये सुनना बहुत ध्यान से, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, P0 is less than IV0, बताओ ओवर प्राइस या अंडर प्राइस्ड, P0 is less than IV0, ओवर प्राइस या अंडर प्राइस्ड,
एंटरप्राइज, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। IV0 फाइंड करने के लिए हम किससे पुल करते हैं? किससे पुल करते हैं? आरई से पुल करते हैं। और आरई क्या है? मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। मैं वीडियो जरा पॉज करता हूं, म्यूट करता हूं, मेरी बात को सुनोगे ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं आज 100 रुपीज इन्वेस्ट करूं तो 10% इंटरेस्ट पे मुझे T1 पे कितना मिलेगा? 110 मिलेगा क्या? मुझे कितना मिलेगा? 110 मिलेगा क्या? मैं रिवर्स, मैं उल्टा बोल रहा हूं। अगर अगर मुझे एक साल के बाद 110 चाहिए, एक साल के बाद कितना चाहिए? 110 चाहिए। 10, मेरी मेरा मेरा मिनिमम डिजायर्ड रेट कितना है? डिजायर्ड रिटर्न कितना है? 10% है। तो मुझे उसके लिए आज कितना देना पड़ेगा? 100 देना पड़ेगा क्या? आज कितना देना पड़ेगा? 100 देना पड़ेगा क्या? मैं दोनों तरीके से बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 100, 10% पे एक साल के बाद कितना बनेगा? 110 रुपया बनेगा। लेकिन मेरे फोकस कंसंट्रेशन मेंटेन रखना, मेरे बोलने पे जाना। मैं कह रहा हूं कि मुझे एक साल के बाद अगर 110 चाहिए, एक साल के बाद कितना चाहिए? 110 चाहिए। तो मेरा डिजायर्ड रिटर्न कितना है? मेरा डिजायर्ड रिटर्न कितना है? 10% है। तो उसके लिए मुझे आज कितना देना पड़ेगा? 100 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 100 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन बैंक कहती है आप मुझे सिर्फ 90 रुपया दो, 90 रुपीज दो। तो बताओ, ये जो बात है, ये प्रॉफिटेबल बात है? ये प्रॉफिट वाली बात है कि लॉस वाली बात है? ये प्रॉफिट वाली बात है कि लॉस वाली बात है? बैंक क्या कहती है? आप मुझे सिर्फ 90 रुपीज दो, मैं आपको 110 दे दूंगा। मैं आपको क्या दे दूंगा? 110 दे दूंगा। लेकिन जेन्युइनली 110 कितने पे मिलना चाहिए? 100 पे मिलना चाहिए। लेकिन बैंक मुझसे कितना डिमांड कर रही है? बैंक मुझसे कितना डिमांड कर रही है? बैंक कह रहा है 90 रुपया दे दो, हम आपको 110 दे देंगे, 110 दे देंगे। तो मुझे बताओ, एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या 10% ही होगा कि उससे ज्यादा होगा? एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% ही होगा कि उससे ज्यादा होगा? दीपांशी, गलत 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 गलत। सुनो मेरी बात को ध्यान से, सुनो मेरी बात को ध्यान से, सुनो मेरी बात को ध्यान से। लिसन मी केयरफुली। मुझे अगर एक साल के बाद 110 चाहिए, मेरा मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न कितना है? 10%। उसको मैं आरई के नाम से बुलाता हूं। कौन से नाम से बुलाता हूं? आरई के नाम से बुलाता हूं। अगर मैं 110 को 10% से पुल करके प्रेजेंट में लाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 100 रुपया आएगा। क्या आएगा? 100 रुपया आएगा। एक सेकंड, मैं जो जो क्वेश्चन पूछूं आप मुझे वहां पे हाँ हाँ करके आंसर करना, ठीक है? वापस रिपीट कर रहा हूं। एक साल के बाद अगर 110 रुपया चाहिए, कितना चाहिए? एक साल के बाद अगर 110 रुपया चाहिए तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, ये 10% मेरा डिजायर्ड रिटर्न है। दिस इज माई एक्सपेक्टेशंस। आई एक्सपेक्ट कि मुझे मिनिमम 10% तो मिलना ही चाहिए, मिनिमम 10% तो मिलना ही चाहिए। मैं उसको आरई के नाम से बुलाता हूँ। कौन से नाम से बुलाता हूँ? आरई के नाम से बुलाता हूँ। मैं उसको पुल करके प्रेजेंट में लाया तो मुझे पता चला कि मुझे 10% अगर इतना अर्न करना है तो मुझे 100 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 100 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन बैंक तो मुझसे सिर्फ 90 रुपया मांग रही है कि आप हमें सिर्फ 90 रुपीज दे दो। कितना दे दो? 90 रुपीज दे दो और हम आपको एक साल के बाद 110 दे देंगे, 110 दे देंगे। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है परसेंटेज फॉर्म में, ये 10% होगा कि उससे ज्यादा होगा? सब लोग बोलेंगे 10% होगा कि उससे ज्यादा होगा? उससे ज्यादा होगा। मतलब मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न डिजायर्ड कितना था? डिजायर्ड 10% था, डिजायर्ड 10% था। लेकिन मैं एक्चुअली एक्चुअली एक्सपेक्टेड रिटर्न कमाऊंगा कितना? क्या 10% कमाऊंगा या 10% से ज्यादा कमाऊंगा? 10% कमाऊंगा या 10% से ज्यादा कमाऊंगा? मैं 10% से ज्यादा कमाऊंगा। 10% से क्या करूंगा? ज्यादा कमाऊंगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ तो ना बोलोगे। थोड़ा टेक्निकल है, मुझे 1-2 मिनट चाहिए, मैं कंप्लीट करता हूं। अब मुझे बताना, अभी देखना, सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। दो चीज ध्यान से सुनना।
एक होता है IV0। IV0 का रिलेशन किसके साथ है? RE के साथ है। किसके साथ है? RE के साथ है। अगर मुझे बताओ RE को क्या कहते हैं? मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न। क्या कहते हैं? मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न। RE को हम कहते हैं मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न। इससे तो किसी को दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये 110 को RE से पुल करता हूं, RE से पुल करता हूं, RE से पुल करता हूं, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना मेरा आंसर क्या आएगा। मेरा आंसर आएगा 100। मेरा आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। एंड 100 इज नथिंग बट माई शुड बी प्राइस। कौन सी प्राइस है मेरी? शुड बी प्राइस। 100 इज नथिंग बट माई शुड बी प्राइस। लेकिन उसकी आज की मार्केट प्राइस 90 रुपीज है। कितनी है? 90 रुपीज है। तो 90 रुपीज को क्या कहते हैं? P0 कहते हैं। उसकी आज की मार्केट प्राइस कितनी है? 90 रुपीज है। मतलब क्या P0 इज लेस देन IV0 है? P0 इज लेस देन IV0 है। तो ये स्टॉक क्या है? ये स्टॉक क्या है? ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस्ड है? ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस्ड है? तो अगर ये स्टॉक अंडर प्राइस्ड है तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये स्टॉक खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? खरीदना चाहिए। 90 में क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए। खरीदूंगा तो क्या मैं RE कमाऊंगा कि उससे ज्यादा कमाऊंगा? मैं 10% ही कमाऊंगा कि उससे ज्यादा कमाऊंगा? मैं 10% ही कमाऊंगा कि उससे ज्यादा कमाऊंगा? मैं 10% ही कमाऊंगा कि उससे ज्यादा कमाऊंगा? ज्यादा जो कमाऊंगा उसको मैं बुलाता हूं एक्सपेक्टेड रिटर्न के नाम से। कौन से नाम से बुलाता हूं? एक्सपेक्टेड रिटर्न के नाम से बुलाता हूं। क्या मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या डिजायर्ड रिटर्न से ज्यादा होगा? क्या मेरा ER एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या मेरा डिजायर्ड रिटर्न RE से क्या ज्यादा होगा? क्या ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझ जल्दी समझ में नहीं आता, उसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बच्चों को तुरंत समझ में नहीं आता है, तुरंत समझ में नहीं आता है। इसको समझने के लिए दिक्कत होती है। मैंने इसीलिए ये सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जांपल लिया। तो मुझे लग रहा है कि एग्जांपल से समझ में तो आना ही चाहिए आपको। तो मुझे बताओ, जब भी आपका स्टॉक अंडर प्राइस्ड होगा तो आप डिजायर्ड से ज्यादा कमाओगे। डिजायर्ड से ज्यादा कमाओगे तो क्या ये सिचुएशन में क्या ER इज ग्रेटर देन RE होगा? ER इज ग्रेटर देन RE कब होगा? जब आपका स्टॉक क्या है? अंडर प्राइस्ड है। स्टॉक क्या है आपका? अंडर प्राइस्ड है। स्टॉक क्या है आपका? अंडर प्राइस्ड है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अगर समझ में आया तो हाँ बोलो, नहीं समझ में तो ना बोलो। डाउट है तो पूछ लो बेटा, अभी कोई समझाने वाला नहीं है, बाद में आपको वापस। एक मिनट। अगर मैं ये 110 को आज डिस्काउंट करके 10% से डिस्काउंट करके 10% क्या है मेरा मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न है, डिस्काउंट करके अगर पुल करके प्रेजेंट में लाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 100। मतलब बैंक कहता है कि नहीं, अगर आपको एक साल के बाद अगर 110 चाहिए तो उसके लिए आज आपको देना पड़ेगा 100। आज आपको देना पड़ेगा उसके लिए 105 रुपया। कितना देना पड़ेगा आज आपको उसके लिए? 105 रुपया। कितना देना पड़ेगा? 105 रुपये। तो अब मुझे बताओगे अगर मैं जेन्युइनली 105 दे रहा हूं, अगर मैं जेन्युइनली 105 दे रहा हूं तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या 10% और 105 और 110 के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 10% होगा कि 10% से कम होगा? वो 10% होगा कि 10% से कम होगा? साक्षी कह रही है सर कंफ्यूजन है सर। साक्षी बेटा, हाँ वो लेस देन 10% होगा, करेक्ट है। अभी साक्षी क्या है ना कि मैं इतना भी डिटेल नहीं जा सकता हूँ ना, इतना डिटेल जाऊंगा तो बड़ी दिक्कत होगी बेटा। हाँ साक्षी, एक बार थोड़ा रेगुलर लेक्चर भी देखेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश तो की है बेटा। मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है। 110 रुपये को अगर मैं पुल करके अगर प्रेजेंट में लाऊंगा तो मुझे उससे IV0 मिलता है। किससे पुल कर रहा हूं? RE से पुल कर रहा हूं। किससे पुल कर रहा हूं? RE से पुल कर रहा हूं। इसीलिए मैं सबसे पहले रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर रहा हूं कि IV0 का रिलेशनशिप किसके साथ है? RE के साथ है। किसके साथ है? RE के साथ है। IV0 का रिलेशन किसके साथ है? RE के साथ है। और P0 का रिलेशन किसके साथ है? एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ है। किसके साथ है? एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अब ध्यान से सुनोगे। IV0 कितना है? IV0 है आपका 100 रुपीज। कितना है? 100 रुपीज। IV0 का रिलेशन किसके साथ है? RE के साथ है। मुझे बताओ, यही स्टॉक मार्केट में आज मिल रहा है 105 में। कितने में मिल रहा है? 105 में। कितने में मिल रहा है? 105 में। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या ये सिचुएशन में
ये सिचुएशन में क्या P0 इज ग्रेटर देन IV0 है? यस, P0 इज ग्रेटर देन क्या है? IV0 है। मैं वही कह रहा हूं, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। अगर आपको एक साल के बाद 110 चाहिए तो आपकी डिजायर्ड रिटर्न कितने की है? 10% की है। अगर आपने 110 को पुल करके प्रेजेंट में लाए तो कितना होना चाहिए? 100 रुपया। अगर बैंक को 100 रुपया दोगे तो क्या आपको एक साल के बाद क्या 110 मिल जाएगा? क्या 110 मिल जाएगा? क्या बैंक को अगर आज 100 रुपया दोगे तो एक साल के बाद कितना मिल जाएगा? 110 मिल जाएगा। IV0 कितना आ रहा है? IV0 आपका 100 आ रहा है और बैंक को आपने 100 भी दिया, 100 ही दिया, तो आपको आपको एग्जैक्ट कितना कमाने को मिलेगा? जितना डिजायर्ड है क्या उतना ही कमाने को मिलेगा? क्या जितना डिजायर्ड है उतना ही कमाने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने बैंक को 105 दिया, बैंक ने बोला 100 नहीं देना पड़ेगा, 105 देना पड़ेगा, 100 नहीं देना पड़ेगा, 105 देना पड़ेगा, तो मुझे बताओ क्या कमाने को 10% मिलेगा कि उससे कम मिलेगा? कमाने को 10% मिलेगा कि उससे कम मिलेगा? कमाने को 10% मिलेगा कि उससे कम मिलेगा? उससे कम मिलेगा। तो मैं बात बात वही कर रहा हूं कि अगर आपकी शुड बी प्राइस अगर 100 है और आपकी P0 अगर 105 है तो मुझे बताओ क्या आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या कम हो, आरई से कम हो? एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब जो एक्चुअली एक्सपेक्टेड रिटर्न कमाओगे क्या वो आरई से ज्यादा होगा कि कम होगा? आरई से ज्यादा होगा कि कम होगा? बस यही समझाना था। अगर ये समझ में आया है तो जेन्युइनली आपको है ना बातें कनेक्ट करने में इजी होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। रिपीट करता हूं वापस एक बार यहीं से। P0 is less than IV0, P0 is less than IV0। मार्केट प्राइस IV0 100 रुपया है, शुड बी प्राइस कितनी है? 100 रुपया। करंट मार्केट प्राइस कितनी है? 90 रुपया। अरे खरीदो भाई, खरीदो खरीदो, कमाने को मिलेगा ना, खरीदो खरीदो कमाने को मिलेगा, खरीदो खरीदो कमाने को मिलेगा। उसका मतलब क्या है? खरीदो खरीदो कमाने को मिलेगा, उसका मतलब क्या है? जितना चाहते हो उससे ज्यादा कमाओगे, जितना चाहते हो उससे ज्यादा कमाओगे। तो मुझे बताओ जब P0 लेस देन IV0 है तो उस सिचुएशन में क्या जो कमाना है वो डिजायर रिटर्न से ज्यादा होगा? मतलब जब अंडर, ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा आपको, और ये कॉमन सेंस है बेटा, अगर ध्यान से देखोगे तो ये समझ में आएगा ही, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आपकी शुड बी प्राइस 100 है और आपकी करंट मार्केट प्राइस कितनी है? 90 है। तो 90 पे खरीदोगे तो कमाने को तो मिलेगा ही ना। तो जितना डिजायर्ड था उतना ही मिलेगा कि उससे ज्यादा मिलेगा? डिजायर्ड था उतना ही मिलेगा कि उससे ज्यादा मिलेगा, उससे ज्यादा कमाने को मिलेगा। तो व्हेन P0 इज लेस देन IV0 तो क्या ये सिचुएशन में क्या ER इज ग्रेटर देन RE होगा? क्या ER इज ग्रेटर देन क्या होगा? RE होगा? क्या ये MCQs में आ सकता है दोस्तों? ये MCQs में आ सकता है। तो जब आपका स्टॉक अंडर प्राइज्ड है, आपका स्टॉक क्या है? अंडर प्राइज्ड है, तो ER मस्ट बी ग्रेटर देन RE। ER मस्ट बी ग्रेटर देन RE। ER मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो आपको कमाने को मिलने वाला है उसे कहते हैं एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या वो ग्रेटर देन क्या मिनिमम डिजायर रिटर्न होगा क्या आपका? व्हेन योर current IV0 is 100 rupees, should be price is 100 rupees, but your current market price is 105। करेक्ट है 105। तो मुझे बताओ ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या आपकी करंट मार्केट प्राइस क्या ओवर वैल्यूड है? ओवर वैल्यूड है। तो मुझे बताओ ओवर वैल्यूड है मतलब आपको कमाने को जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उतना मिलेगा कि उससे कम मिलेगा? उससे कमाने को क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो ये सिचुएशन में क्या आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या इज लेस देन आरई है? क्या आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? इज लेस देन आरई है क्या? आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर। आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर। जब आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा तो P0 क्या होगा? ग्रेटर देन IV0 होगा। तो ये सिचुएशन में एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा? लेस देन क्या होगा? RE होगा। एक और सिचुएशन ले लेता हूं। IV0 कितना है? 100 रुपीज। तो मुझे बताओ P0 कितना है? ये P0 भी 100 रुपीज है। तो बताओ ये सिचुएशन को क्या कहते हैं? P0 इज इक्वल टू IV0। तो इससे कहते हैं स्टॉक इज करेक्टली प्राइस्ड। क्या कहते हैं बोलो बट बेटा उसे? स्टॉक इज करेक्टली प्राइस्ड। क्या कहते हैं? स्टॉक इज करेक्टली प्राइस्ड। और उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। कौन सी पोजीशन कहते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। IV0 का रिलेशन किसके साथ है? IV0 का रिलेशन किसके साथ है? RE के साथ है। और इसका रिलेशन किसके साथ है? ER के साथ है। तो क्या ये सिचुएशन में ER इज इक्वल टू RE हो जाएगा क्या? ER इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RE हो जाएगा क्या? लो समझ लो, ये एग्जांपल से समझ लो, ये एग्जांपल से समझ लो, जो ये एग्जांपल लिया था। अगर आपको 110 को अगर आप डिजायर्ड रिटर्न पे पुल करके अगर प्रेजेंट पे लाते हो तो कितना आता है? 100 रुपया आता है। और बैंक भी क्या कहता है? हमें 100 रुपया ही दो। कितना दो? 100 रुपया ही दो। तो अब मुझे बताओ डिजायर्ड कितना था?
आपका 10% था और कमाओगे भी कितना, 10% ही कमाओगे, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या ये सिचुएशन में जो कमाओगे इज इक्वल टू क्या आर हो जाएगा, क्या ER इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा क्या आपका यहाँ पे ये। आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर। व्हेन ER इज इक्वल टू आर होगा तो P0 इज इक्वल टू क्या होगा, IV0 होगा। इसके लिए थोड़ा रिविजन करना होगा, ये तुरंत समझ में नहीं आता है। अभी बताओ, डाउट है तो पूछोगे बेटा, समझ में आया तो हाँ बोलोगे और डाउट है तो पूछोगे। नो डाउट सर, ऑल क्लियर। सुप्रिया कह रही है समझा सर। बाकी को नहीं समझा लगता है। जसप्रीत बोल रही है यस सर समझ में आ गया। दीपांशी कह रही है यस सर समझ में आ गया। चलो वंडरफुल। एग्जांपल ले लेता हूँ। फाइंडिंग मिस्ड प्राइस सिक्योरिटीज एज पर CAPM। CAPM से मिस्ड प्राइस सिक्योरिटीज फाइंड करना है। CAPM मॉडल काम में आता है RE कैलकुलेट करने के लिए। क्या काम में आता है? RE कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है ये। मुझे बताओ, ठीक है ये सब मैंने समझा दिया आपको। अच्छा यहाँ पे लिखा भी है P0 इज लेस देन IV0, तो ये क्या होगा? अंडर प्राइस होगा क्या? तो जब P0 लेस देन IV0 है तो ER क्या होगा? ग्रेटर देन RE होगा। ER क्या होगा? ग्रेटर देन RE होगा कि नहीं होगा? समझ में तो आ रहा है ना ये। When P0 is greater than IV0 तो ये क्या होगा? ओवर प्राइस होगा क्या? तो ये सिचुएशन में ER इज क्या होगा? लेस देन RE होगा क्या? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। एंड व्हेन P0 इज इक्वल टू IV0 तो ER इज इक्वल टू क्या होगा? ER इज इक्वल टू क्या होगा? RE होगा। तो स्टॉक क्या होगा? करेक्टली प्राइस्ड होगा। कोई दिक्कत? ओके। अल्फा जेंसन, इसे क्या कहते हैं? अल्फा जेंसन कहते हैं। अल्फा जेंसन इज नथिंग बट ER माइनस RE, ER माइनस RE, ER माइनस RE। अगर मुझे बताओ अल्फा जेंसन अगर आपका पॉजिटिव आता है, क्या आता है? अगर ER माइनस RE अगर आपका पॉजिटिव आता है, ER माइनस RE अगर आपका पॉजिटिव आता है तो क्या ER ग्रेटर देन RE होगा क्या? अरे समझो बेटा, ये इस पे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ये जेन्युइनली समझना जरूरी है। ये थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर ER ग्रेटर ER माइनस RE करोगे, ER कितना है? 19.5% है, RE कितना है? 18% है। तो आंसर क्या पॉइंट, हाँ मतलब आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आप जो कमाने वाले हो क्या वो डिजायर्ड रिटर्न से ज्यादा है? ज्यादा है तो क्या कितना ज्यादा कमाओगे? 1.5% ज्यादा कमाओगे। तो क्या आंसर पॉजिटिव आ रहा है? कि अगर आंसर पॉजिटिव आया तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ER ग्रेटर देन RE होगा? और ये जो पॉजिटिव आ रहा है उसे अल्फा जेंसन अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जेंसन अल्फा कहते हैं। ऐसे MCQs भी आ सकते हैं। व्हेन अल्फा इज पॉजिटिव तो ER इज ग्रेटर देन क्या होगा? RE होगा। और स्टॉक क्या होगा? अंडर प्राइस होगा। स्टॉक क्या होगा? अंडर प्राइस होगा। व्हेन अल्फा इज नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव कब आएगा? व्हेन ER इज लेस देन RE। तो ये सिचुएशन में ER इज लेस देन RE, तो ये सिचुएशन में क्या होगा? स्टॉक ओवर प्राइस होगा। स्टॉक क्या होगा? ओवर प्राइस होगा। ये दिमाग में फिट है तो मुझे बोलो हाँ, अदरवाइज मुझे बोलो ना। डाउट है तो मुझे, ये अल्फा भी समझना जरूरी है। इसे जेंसन अल्फा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जेंसन अल्फा। इसे अल्फा कहते हैं। अल्फा पॉजिटिव होगा तो ER ग्रेटर देन RE होगा। ER ग्रेटर देन RE होगा तो P0 लेस देन क्या होगा? IV0 होगा। तो स्टॉक क्या होगा? अंडर प्राइस होगा। और जब स्टॉक अंडर प्राइस होगा तभी कमाने को मिलेगा। और जब स्टॉक ओवर प्राइस होगा, अगर अल्फा नेगेटिव है, अल्फा क्या है आपका? नेगेटिव है, तो ER क्या होगा? लेस देन RE होगा। लेस देन क्या होगा? RE होगा। तो आपका P0 इज ग्रेटर देन क्या होगा? IV0 होगा। तो स्टॉक क्या होगा? ओवर वैल्यू होगा। तो कमाने को कम मिलेगा। बेचो। एंड P0 अगर अगर आपका अल्फा, आई वुड रादर से अल्फा जीरो आया, अल्फा क्या आया? जीरो आया। जीरो कब आएगा? व्हेन ER इज इक्वल टू क्या होगा? RE होगा। और व्हेन ER इज इक्वल टू RE होगा तो P0 इज इक्वल टू क्या होगा? IV0 होगा। अगर P0 इज इक्वल टू IV0 होगा तो स्टॉक क्या होगा? करेक्टली प्राइस्ड होगा, फेयरली प्राइस्ड होगा। ये लास्ट कॉन्सेप्ट था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। P0 कितना है? 500। P1 कितना है? 600। P1 मतलब आज का की एक्सपेक्टेड। D1 मतलब आज का की एक्सपेक्टेड। आई होप यू गेट दिस पॉइंट क्लियर। तो मुझे बताओ आपके आप एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न? हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न? बहुत सिंपल है। मुझे बताओ आज की प्राइस कितनी है? बोलो। ER कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? ER मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। आज की प्राइस कितनी है? 500। एक साल के बाद कितना मिलेगा? 600। एक साल के बाद डिविडेंड कितना मिलेगा? 20 रुपए का। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, स्टॉक प्राइस में एप्रिसिएशन क्या 100 रुपए का आ रहा है क्या? और प्लस क्या मिल रहा है? डिविडेंड भी तो मिल रहा है। प्लस क्या मिल रहा है? डिविडेंड भी तो मिल रहा है। मतलब कितना एक साल के बाद कितना कमाने को मिल रहा है? 120 रुपया कमाने को मिल रहा है। एक साल के बाद हाउ मच यू कैन अर्न? 120 rupees, and this 120 rupees
you going to earn on this 500 rupees? This 120 rupees you going to earn on this 500 rupees. So my question to you कि आप you earned 120 rupees on 500 rupees, तो 100 पे how much you going to earn? तो क्या परसेंटेज फॉर्म में फाइंड कर सकते हो क्या? तो इसको कैसे लिखोगे? 120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय 500. अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप कितना कमाते हो? एक्चुअली आप कितना कमा रहे हो? 24% कमा रहे हो. ये एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करने का मुझे लग रहा है फॉर्मूला बेस जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है. फॉर्मूला बेस जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है. अगर फॉर्मूला बेस जाना है तो ये देख लो, डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज. मुझे बताओ डिविडेंड कितना है? 20 रुपया. प्राइस चेंज कितनी है? 100 रुपया. तो 20 प्लस 100 डिवाइड बाय क्या कर दिया? 500. ओरिजिनल प्राइस. क्या ये ओरिजिनल प्राइस है क्या आपकी? मैंने लॉजिक बता दिया आपको कि 500 और 600 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 100 रुपए का है. यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन 500 एंड 600 इज ऑफ ₹100. And also you going to receive 20 rupees ka dividend. So in totality how much you going to receive? You going to receive 120 rupees. You going to receive 120 rupees on investment of 500 rupees. So if you going to receive 120 rupees on investment of 500 rupees, तो 100 पे कितना receive करोगे? How much you going to receive on 100? तो 100 पे you going to receive 24%. I hope you get my point very clear how to calculate ER. आप expected return कैसे calculate करना? You got it. If you got it, then please say yes. If you didn't get it, please say no. ओके वापस एक बार. P0 है 500. P0 कितना है? 500. P0 दिया हुआ है 500. D1 दिया हुआ है 25. ग्रोथ दिया है 8% का. ग्रोथ क्या दिया? 8% फॉर एवर. फॉर एवर ग्रोथ क्या दिया? 8% फॉर एवर. बेटा सम ध्यान से देना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना. जब भी ग्रोथ दिया है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला आ जाएगा D1 divided by P0. D1 divided by P0 plus growth. D1 divided by P0 plus growth. सुनोगे ध्यान से, सुनोगे ध्यान से. ये दोनों बातें ध्यान रखनी है. एक तो you can find expected return this way. Agreed? And number two, when growth is given, अगर कुछ याद आता है तो ये आपका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला है. किसका फॉर्मूला है? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला है आरई फाइंड करने का. लेकिन हम यहाँ पे उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न के नाम से बुलाते हैं. किसके नाम से बुलाते हैं? एक्सपेक्टेड रिटर्न के नाम से बुलाते हैं. बेसिकली ये डिविडेंड यील्ड है. बेसिकली ये क्या है? डिविडेंड यील्ड है. और ये क्या है? ग्रोथ है. बेसिकली ये क्या है? डिविडेंड यील्ड है. और ये क्या है? ग्रोथ है. आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर. डिविडेंड यील्ड का मतलब समझ में आता है क्या आपको? रेशियो एनालिसिस में सीखा होगा. अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ. यहाँ पे डिविडेंड यील्ड मैंने रेशियो एनालिसिस में सिखाया था और अभी वापस जब रेशियो कराऊंगा तब सिखा भी दूंगा. तो ये डिविडेंड यील्ड है प्लस क्या है? ग्रोथ है. लेकिन एक सेकंड, ईआर और आरई के बीच में कंपैरिजन करना है. क्या करना है? ईआर और आरई के बीच में कंपैरिजन करना है. तो कैलकुलेटिंग ईआर देयर आर टू मेथड्स. कैलकुलेटिंग ईआर देयर आर टू मेथड्स. तो मेथड नंबर 1 तो जो मैंने अभी यहाँ पे बता दिया, कॉमन सेंस मेथड, कि प्राइस में कितना डिफरेंस है, डिविडेंड कितना मिला, and that difference in price and dividend you received, that is 120 rupees, and 120 rupees you received on an investment of 500 rupees. तो आपने परसेंटेज फॉर्म में फाइंड कर लिया. सेकंड, जब ग्रोथ दिया है, क्या दिया है? ग्रोथ दिया है. तो ये सिचुएशन में आप एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G. तो मुझे बताओ क्या D1 क्या 25 रुपीज है? यस, D1 कितना दिया हुआ है? 25 रुपीज दिया हुआ है. P0 कितना है? 500 रुपीज है. और ग्रोथ कितना है? 0.08 है. तो ये कितना आ जाएगा? 13% आ जाएगा. और क्वेश्चन में अगर आरई मिसिंग है, क्या मिसिंग है? आरई मिसिंग है. क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं? ईआर और आरई को कंपेयर करके अब हम डिसाइड करने वाले हैं कि स्टॉक ओवर प्राइस्ड है कि स्टॉक अंडर प्राइस्ड है. हम एक सिचुएशन ये सीख चुके, P0 और IV0 को कंपेयर करके. सेकंड क्या देख रहे हैं? ईआर और आरई को कंपेयर करके देखेंगे कि स्टॉक ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड है. और आरई कैलकुलेट करने के लिए आप ऑलवेज क्या यूज करोगे? CAPM मॉडल. कौन सा मॉडल यूज करोगे? CAPM मॉडल यूज करोगे. आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर. कोई दिक्कत वाली बात है तो मुझे बताओ. कोई कंफ्यूजन है क्या?
As per CAPM, investors hold diversified portfolio in which unsystematic risk gets cancelled. Hence, investors required compensation only for systematic risk. Investor को किसके लिए compensation चाहिए? सिर्फ systematic risk के लिए compensation चाहिए. और उसी systematic risk को हम किससे नाम से बुलाते हैं? बीटा के नाम से बुलाते हैं. Systematic risk is captured by beta. ये MCQs का पार्ट बन सकता है. Very good question for straight MCQs. आरई कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है RF प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट RM माइनस RF. RE हेल्प्स टू कैलकुलेट IV0. क्या कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है? IV0. क्योंकि IV0 कैलकुलेट करने के लिए क्या डिस्काउंट रेट चाहिए क्या? तो एज अ डिस्काउंट रेट क्या हमें RE काम में आएगा क्या? एट इक्विलिब्रियम ER इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? RE बन जाएगा. ER इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? RE बन जाएगा. तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या RE का फॉर्मूला देखा था? क्या देखा था? RE का फॉर्मूला देखा था क्या? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर बेटा. यहाँ पे RE का फॉर्मूला क्या देखा था आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में? जो RE का फॉर्मूला देखा था, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का बोल रहा हूँ, RE का फॉर्मूला देखा था D1 डिवाइडेड बाय P0. रेफर करना, आपकी बुक को घर पे जाके ओपन करना, यही फॉर्मूला दिखेगा आपको. प्लस क्या था? G था. प्लस क्या था? G था. लेकिन इक्विलिब्रियम पे होगा. इक्विलिब्रियम मतलब ER इज इक्वल टू RE होगा. ER इज इक्वल टू RE होगा. तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G इज इक्वल टू क्या RE होगा क्या? इस फॉर्मूला को थोड़ा रिशफल करोगे तो क्या बन जाएगा? P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय RE माइनस G. और आपको नहीं लगता ये जो फॉर्मूला है ये परपेचुइटी विद ग्रोथ का फॉर्मूला है? परपेचुइटी विद ग्रोथ का फॉर्मूला है. आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर. यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? जब इक्विलिब्रियम होगा तो ER इज इक्वल टू RE होगा, P0 इज इक्वल टू IV0 होगा. बट डिस इक्विलिब्रियम होगा, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं होगा, तो P0 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? IV0. एंड ER इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? RE होगा. आई होप यू गेट माय पॉइंट. आपको मेरी बात समझ में आती होगी. एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, सुनोगे मेरी बात को ध्यान से. यहाँ पे लिखा है RF 8%, RM माइनस RF कितना लिखा हुआ है? 5%. इसे क्या कहते हैं? रिस्क प्रीमियम कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? इसे रिस्क प्रीमियम कहते हैं. स्टॉक ABC, बीटा दिया हुआ है 2.8, 1.5, 14%. ER दिया है 14%, 11%, 13%. क्या ER रेडीमेड दे दिया है क्या? ER रेडीमेड दे दिया है. और क्या आपके पास क्या RF भी दिया है, रिस्क प्रीमियम भी दिया है, और अलग अलग स्टॉक का क्या दे दिया है? बीटा दे के रखा है. क्या दे के रखा है? बीटा दे के रखा है. तो अलग अलग स्टॉक का बीटा दिया हुआ है, अलग अलग स्टॉक का ER पता है. क्या पता है आपको? ER पता है. तो क्या उससे RE मिल जाएगा क्या? उससे क्या फाइंड कर सकते हो? अल्फा फाइंड कर सकते हो क्या? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर बेटा. यहाँ पे मुझे बताओ, आपके पास ER कितना दिया है? 14%, 11%, 13%. वो क्वेश्चन में रेडीमेड दिया हुआ है. क्या आप RE फाइंड कर सकते हो क्या? RE फाइंड करने के लिए क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे क्या? फॉर्मूला क्या है आपका? RF कितना दिया है? 8% है. RF इज गिवन 8% प्लस बीटा. बताओ स्टॉक ए का बीटा कितना है? 2 है. और रिस्क प्रीमियम रेडीमेड देके रखा हुआ है. कितना देके रखा है? 5%. तो 2 into 5% कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 18% आ जाएगा. तो बताओ स्टॉक ए का RE कितना आ रहा है? 18% आ रहा है. स्टॉक बी का ER तो दिया हुआ है, कितना दिया? 11%. RE कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 12% आएगा. स्टॉक सी का ER दिया हुआ है 13%, और अगर आप RE कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 15.5%. क्या इससे अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो क्या? कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ कि अल्फा अगर नेगेटिव आता है, तो प्राइसिंग स्टेटस क्या होगा? ओवर प्राइस्ड होगा. क्या होगा? ओवर प्राइस्ड होगा. क्योंकि अल्फा अगर नेगेटिव आया तो अल्फा नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है? ER is less than RE. इसका मतलब क्या होता है? P0 is greater than IV0. तो बताओ स्टॉक स्टेटस, प्राइसिंग स्टेटस क्या ओवर प्राइस होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ 11 - 12 वापस अल्फा क्या आया? नेगेटिव आया. क्या आया? अल्फा नेगेटिव आया. उसका मतलब यही इंटरप्रिटेशन है कि ER is less than RE, P0 is greater than IV0. वापस क्या हो गया? ओवर प्राइस हो गया. अल्फा यहाँ पे आ रहा है, वापस नेगेटिव आ रहा है. तो क्या तीनों सिचुएशन में क्या आपका स्टॉक प्राइसिंग क्या ओवर प्राइस हो गया क्या आपका? यहाँ पे ये कोई भी दिक्कत है तो मुझे पूछोगे. इसमें D0 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 40 रुपीज. कितना दिया हुआ है? 40 रुपीज. ग्रोथ दिया हुआ है 5% पर एनम फॉर एवर. बीटा ऑफ स्टॉक दे दिया है 2. RF दिया है 6%. RF माइनस RF मतलब क्या होता है? रिस्क प्रीमियम होता है. Find the equilibrium price of stock and compare with current market price of ₹400. With current market price of ₹400. अब मुझे बताओ, अब आपको क्या करना होगा? आपके पास देखो ग्रोथ दिया हुआ है, आपके पास D0 दिया हुआ है. मुझे बताओ
क्या RM माइनस RF ये सबको लेके क्या पहला क्या बीटा सबको लेके क्या RE फाइंड कर सकते हो क्या? तो RE कितना आ गया आपका 16% आ गया। क्वेश्चन में आपके पास D0 दिया हुआ है, D0 कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, ग्रोथ दिया हुआ है 5%, तो क्या इससे D1 आ सकता है क्या? तो बताओ D1 कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। अब मुझे बताओ IV0 फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? IV0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय RE माइनस G। जब ग्रोथ फॉर्म होगा तो क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो क्या? ग्रोथ फॉर्म है कैसे पता चला? ग्रोथ दिया है इसलिए पता चल गया ना कि ग्रोथ फॉर्म है, ग्रोथ दिया इसलिए पता चल गया कि कौन सा फॉर्म है, ग्रोथ फॉर्म है। तो क्या लिखेंगे D1 डिवाइडेड बाय RE माइनस G। D1 कितना है 42.16, दोनों को फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये IV0 कितना आ जाएगा 381.82 आ जाएगा। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या P0 अगर 400 रुपीज है और IV0 अगर आपका 381.82 है तो क्या स्टॉक ओवर प्राइस है क्या? अगर स्टॉक ओवर प्राइस है तो कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना क्या इन्वेस्टर शुड क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर को क्या स्टॉक को सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर बेटा। कोई दिक्कत है तो मुझे पूछोगे यहाँ पे। आई होप यू आप करेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हो यहाँ पर। अब मुझे बताओगे अल्फा इज ग्रेटर देन 0 तो ER इज ग्रेटर देन क्या होगा RE, तो स्टॉक क्या होगा अंडर प्राइस होगा। अल्फा इज ग्रेटर देन 0, नहीं अल्फा इज लेस देन 0 तो क्या ER इज लेस देन RE होगा क्या? तो स्टॉक क्या हो जाएगा ओवर प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे अगर एक चीज लिखना है तो लिख सकते हो कि ये सिचुएशन में P0 इज इक्वल टू क्या होगा IV0 होगा, और ये सिचुएशन में P0 इज इक्वल टू क्या होगा ग्रेटर देन क्या होगा IV0 होगा। मैंने बहुत फास्ट बोला है लेकिन समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया है तो ना बोलोगे। टेल मी फटाफट। बस आज के दिन के लिए काफी है। कल मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा आपको, आपके ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ और आप क्या करना पता है कि बेटा उसे सॉल्व करने की कोशिश करना। कल हम 10 क्वेश्चन देख लेंगे, 10-15 क्वेश्चन देख लेंगे। आपका टॉपिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट खत्म हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट खत्म हो गया। अब एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि कल भी 2 घंटे लिए थे, आज भी 2 घंटे लिए, 4 घंटे लगे कंप्लीट करने के लिए। लेकिन होप स्लो चल रहा है कि इससे फास्ट जाना है? Is it slow? You want to go fast? कोमल कह रही है फास्ट जाओ सर। अथर्व गायकवाड़ कह रहा है सर ठीक है सर ये स्पीड है। ओके नो सर दिस स्पीड इज ओके। ओके सबका मुझे व्यू चाहिए। आई जस्ट सबका जसमीत कह रही है सर ठीक है सर। बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं? दीपांशी कह रही ठीक है सर स्पीड ओके। तो मुझे लग रहा है वी गो विद मेजोरिटी। इससे भी स्पीड बढ़ा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है डिवेंचर का लेक्चर कब लोगे? कल कंप्लीट करता हूँ मैं कोमल, मैं ग्रुप पे डालता हूँ ठीक है। 10:30 का लेक्चर फिक्स, ये रात का 10:30 का लेक्चर फिक्स। 10:30 का लेक्चर तो फिक्स ही होगा। डिवेंचर का डाल देता हूँ, डिवेंचर भी कल इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, वो कौन सा कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा ना, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और उसमें दूसरा एक सिंकिंग फंड वाला पढ़ा दूंगा, और उससे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे थे दोस्तों, इसलिए उसको मिस मत करना। दीपांशी फर्स्ट डे का डिबेंचर का लेक्चर का लिंक सेंड कर दीजिए ना। हाँ मैं एक्चुअली मैंने ना ग्रुप पे शेयर किया तो था एक बार, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है मैं शेयर करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आई शेयर इट। तो चलो बेटा, विल सी यू टुमारो, टाटा बाय बाय, टेक केयर। स्टॉप करता हूँ।